द चैप्टर 1 एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जिसको हम मोस्टली लोग AAC भी बोलते हैं, कि बेसिकली टोटल चैप्टर का इंटेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय AAC? पेशेंट आर वेल इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल में सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं, मीन्स आपका जो स्कोप ऑफ सर्विसेज है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और स्पेसिफिकली कहीं पे डिस्प्ले भी होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देन दिस विल फैसिलिटेट इन अप्रोप्रिएटली मैचिंग पेशेंट विद ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ये बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके हॉस्पिटल की उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार। कोई कोई डिपार्टमेंट जो आपके पास वहां पे हैं, उनसे संबंधित ही आप उसके बारे में वहां पर जानकारी देंगे। ऐसा ना हो जो फैसिलिटी आपके पास है नहीं, उस फैसिलिटी को लेके आप नाम लिख दो और कल को पेशेंट आता है और आप फैसिलिटेट ना कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एक अलग से लिस्ट बननी चाहिए नॉट अवेलेबल सर्विसेज की। देन only those patients who can be cared by the organization are admitted to the organization। जिन डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ वही डिपार्टमेंट का नाम आप अपने बोर्ड में डिस्प्ले करेंगे और उन्हीं पेशेंट को आप अपने पास इमरजेंसी में एडमिट भी करेंगे। देन इमरजेंसी पेशेंट रिसीव लाइफ स्टेबलाइजिंग ट्रीटमेंट एंड देन आइदर एडमिटेड। अब इसमें बेसिकली और ट्रांसफर्ड अप्रोप्रिएटली टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एन रिसोर्सेज टू टेक केयर ऑफ सच पेशेंट। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने वही बात जो पहले आपको एक्सप्लेन की दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उन पेशेंट को ही हमें लेना चाहिए जिनका क्लियरली मैंने मेंशन किया इफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, मतलब कि जो डिपार्टमेंट की सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यदि आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ही आप डायलिसिस के पेशेंट लें। अगर आपके पास कैथ लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ही आप कार्डियक के केस लें, जो कि MI वाले केसेस हैं। इमरजेंसी में अगर पेशेंट आ गया है तो आप मिनिमम उसको फर्स्ट एड देके और फर्दर पेशेंट को ट्रांसफर कर देंगे या रेफर कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट के केस में, अगर आपके पास कार्डियोलॉजी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उन पेशेंटों को ट्रांसफर कर देंगे उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कि उस फैसिलिटी अवेलेबल हो। देन outpatient who do not match the organization resources are similarly referred to the organization that have the matching resources। OPD के केस में भी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है रूटीन OPD के टाइम पे कि उसको ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपको अच्छे से बता भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सुनने के बाद भी आप उसे ये सजेस्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उन्होंने बता दिया है कि उनको लीवर का इशू है या पहले उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और फिर भी आप ये नहीं बता रहे हो कि मेरे यहाँ गैस्ट्रो की फैसिलिटी या स्पेसिफिकली लीवर के लिए कोई स्पेशलिस्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है, या कोई नेफ्रो का केस आ जाता है, डायलिसिस का केस आ जाता है, या एंडोक्रिनोलॉजी का कोई केस आ जाता है। तो उस केस में आपको AAC चैप्टर में ये फोकस किया जाता है कि आपको स्पेसिफिकली जो सुविधाएं आपके पास हैं उसके बारे में ही एक प्रॉपर बोर्ड लगा के आप फ्रंट में हॉस्पिटल के गेट पे और रिसेप्शन के पास एटलीस्ट वहां पे मेंशन होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। देन the patient that match the organization resources are admitted using the defined process। जो पेशेंट आपके यहाँ एडमिट होंगे उन पेशेंट्स को आप प्रॉपर जो है इस चीज पे फोकस करोगे कि जो प्रोसेस आपने फॉलो किया हुआ है अपनी पॉलिसी में वो सारा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करें और वही चीज फॉलो करें। देन पेशेंट केयर बाय ऑर्गेनाइजेशन अंडर इनिशियल असेसमेंट एंड पीरियोडिक और रेगुलर असेसमेंट्स। इसमें क्या है कि जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास इमरजेंसी में आता है या OPD में आता है, दोनों ही केस में आपको एक इनिशियल असेसमेंट करना होता है जिसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। फर्दर आप जितने भी दिन पेशेंट आपके पास एडमिट रहेगा सारे दिन आपको रेगुलर रीअसेसमेंट्स करने हैं और उनके नोट्स पेशेंट फाइल में प्रॉपरली लिखे होने चाहिए। देन असेसमेंट इंक्लूड प्लानिंग फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी एंड इमेजिंग सर्विसेज। उस असेसमेंट के दौरान ये भी आप सजेस्ट करेंगे और नोट करेंगे कि पैथोलॉजी से रिलेटेड या फिर रेडियोलॉजी से रिलेटेड आप क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको सजेस्ट कर रहे हैं। These assessment results in full in formulation of a definite care plan। अब इसमें मैं क्लियरली आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे दो चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है। एक कि आपके पेशेंट का असेसमेंट का फॉर्म भरा है या नहीं, और दूसरा कि जिन पेशेंट का असेसमेंट का फॉर्म आपने कंप्लीट किया है उनका केयर प्लान बनाया है या नहीं। अब यहाँ पे केयर प्लान को लेके
डीप में मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लेबोरेटरी एंड इमेजिंग सर्विसेज कमेंसरेट टू इट्स स्कोप ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे अगेन वही एक स्कोप ऑफ सर्विसेज को रिलेटेड पॉइंट आया है कि यदि आपके अस्पताल में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की व्यवस्था है, साथ ही साथ आपको ये मेंशन करना होगा कि उसमें से कौन सी फैसिलिटीज आपके पास है और कौन सी फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। ऐसा ना हो कि सीटी स्कैन की फैसिलिटी आपके पास हो ही ना, और ट्रॉमा का केस आपने ले लिया है और ट्रॉमा के केस में सीटी स्कैन लिख भी दिया है, लेकिन फैसिलिटी आपके पास है नहीं और आप पेशेंट को आप गाइड भी नहीं कर रहे हैं। सो क्लियरली जो सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं को आपको उस डिपार्टमेंट के बाहर एक बोर्ड के द्वारा आपको डिस्प्ले करना होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, पैथोलॉजी के बाहर भी और रेडियोलॉजी के बाहर भी। Then the laboratory and imaging services are provided by competent staff in a safe environment for both patient and staff. यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो लैब और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बेसिकली ऐसे लोगों के द्वारा रन किया जा रहा हो जो कि कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो, और वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो सेफ्टी के, एम्प्लॉय सेफ्टी के भी और पेशेंट सेफ्टी के भी। देन patient care is multidisciplinary in nature and encourage continuity of care through well-defined transfer discharge protocols. अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक बार पेशेंट अगर एडमिट हो गया है तो फिर आपकी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है एनएबीएच स्टैंडर्ड के तहत, कि आप उनका एक जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद आप क्या करते हैं, आप उसका रीअसेसमेंट करते हैं 24 घंटे के बाद। एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर आप उनका केयर प्लान बना लेते हैं। केयर प्लान में आप क्या देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपने एडवाइस की है, फर्दर क्या ट्रीटमेंट आप चलाने वाले हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस आपने एडवाइस की हैं, ये सारा कुछ आता है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पेशेंट को एडमिट करने का, जो टारगेट है पेशेंट को एडमिट करने का वो आपको केयर प्लान में क्लियरली मेंशन करना होता है। साथ ही साथ कंटिन्यूटी ऑफ केयर के नाम पे आपको देखना होता है कि अगर पेशेंट का रिक्वायरमेंट, पेशेंट को कहीं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करना है तो वो आपने प्रॉपरली किया है या नहीं, और अगर पेशेंट को शिफ्ट किया है तो उसके नोट्स पढ़े हैं या नहीं। देन डिस्चार्ज प्रोटोकॉल्स में आप ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को जो भी डिस्चार्ज समरी आप दे रहे हैं, वो लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन उसके लिए समझाने वाले हैं वो आप उसे हिंदी में या जो भी लैंग्वेज वो अच्छे से समझता हो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए और अच्छे से उसे समझाया भी जाए। एक बार दोबारा से क्वेश्चन भी पूछा जाए क्या आपको सब कुछ समझ आ गया है या नहीं। These protocols include transfer of adequate information with the patient, minimum of access to services. सबसे पहले पेशेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द सर्विसेज दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। सबसे पहले एक बोर्ड के द्वारा क्लियरली उसे समझाया जाए, लिखा जाए कि आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्लियर। दूसरा, ओनली दोज पेशेंट हु कैन बी केयर शुड बी एडमिटेड। सिर्फ वही मरीजों को एडमिट किया जाए जिनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था या सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं। किसी ऐसे मरीज को आप एडमिट ना कर लें जिससे संबंधित आपके पास सुविधा उपलब्ध ना हो। इमरजेंसी पेशेंट रिसीव लाइफ स्टेबलाइजिंग ट्रीटमेंट देन आइदर एडमिटेड और ट्रांसफर। अब इस केस में पेशेंट जो भी इमरजेंसी में आ रहा है आप उसे फर्स्ट एड तो देंगे, इग्नोर नहीं कर सकते उसे, ठीक है। सो हम उसे क्या करेंगे, पेशेंट को फर्स्ट एड देंगे, उसे स्टेबलाइज कराएंगे, ट्रीटमेंट देंगे। अगर मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं एडमिट करूंगा और अगर मेरे पास फैसिलिटी नहीं है तो मैं पेशेंट को ट्रांसफर या रेफर करूंगा। देन आउट पेशेंट who do not match are referred to the other organization। जिन सुविधाओं पेशेंट मेरे पास आया अगर वो डिपार्टमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो सुविधा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्लियरली मैं उस पेशेंट को गाइड करूंगा कि ये सुविधा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको फर्स्ट एड दे रहा हूँ, फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको दे रहा हूं, उसके बाद ही मैं आपको शिफ्ट करूंगा। देन सेकेंड वर्ड आता है अगेन ए फॉर असेसमेंट। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ पेशेंट के लिए बेसिकली क्या है, पेशेंट की बात हो रही है कि जो भी पेशेंट मेरे आएगा सबसे पहले मैं उसे एडमिट करूंगा, एडमिट करने के बाद उसका इनिशियल असेसमेंट करूंगा। आज अगर वो पेशेंट एडमिट हो गया तो ऐसा नहीं कि एक ही बार उसका असेसमेंट होगा, अगले दिन सुबह या 24 घंटे के अंदर दोबारा उसका असेसमेंट होना है, और जितने दिन तक वो एडमिट रहेगा हमेशा असेसमेंट होना है। असेसमेंट इंक्लूड प्लानिंग फॉर लेबोरेटरी एंड इमेजिंग सर्विसेज। जब भी आप पेशेंट का असेसमेंट करेंगे तो जरूर ये ध्यान रखेंगे कि पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड जो भी टेस्ट आपको कराने हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी के हो चाहे वो पैथोलॉजी के हैं, वो आप सजेस्ट करेंगे और उसे प्रॉपर नोट भी करेंगे।
प्रोवाइडेड बाय कॉम्पिटेंट स्टाफ इन सेफ एनवायरनमेंट फॉर बोथ पेशेंट एंड स्टाफ। यहाँ पे असेसमेंट की बात हो रही है कि पेशेंट का असेसमेंट जो भी लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड होने चाहिए, चाहे वो नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्वालिफाइड हो। इवन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी मिनिमम एमबीबीएस होने चाहिए, ठीक है। बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस फिजिशियन असिस्टेंट के तौर पे डॉक्टर को असिस्ट तो कर सकते हैं बट डायरेक्टली पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा एनएबीएच स्टैंडर्ड कहता है। देन असेसमेंट रिजल्ट इन अ डेफिनेट प्लान ऑफ केयर। जो भी असेसमेंट आपने किया है, जो भी आपने पेशेंट को देखा, जांचा और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि इस पेशेंट में मैं ये ट्रीटमेंट चलाऊंगा, ये इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, तो प्रॉपर एक प्लान ऑफ केयर के तौर पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। देन कि आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, टोटल 10 चैप्टर हैं और पहले चैप्टर एएसी में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, असाइनमेंट मिलेगा आपको इससे रिलेटेड। तो सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि एएसी चैप्टर में कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं, कमिटमेंट वाले कितने हैं, अचीवमेंट वाले कितने हैं, एक्सीलेंट वाले कितने हैं, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। मैं अभी 1 बाय 1 पूछूंगा अभी सबसे। सो आज टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जिसपे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है 91, ठीक है, पहले चैप्टर में। सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और इस 91 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया, जैसे कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं, कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट एंड एक्सीलेंट। इस टोटल एएसी चैप्टर में कितने स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल अराउंड 14 स्टैंडर्ड हैं। इन 14 स्टैंडर्ड को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ स्टैंडर्ड नंबर 1 AAC 1, जिसमें कि क्लियरली बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन एंड डिस्प्ले द सर्विसेज दैट इट कैन बी प्रोवाइड, ठीक है। सिर्फ वही सुविधाएं या वही डिपार्टमेंट के नाम आपको डिस्प्ले करने होते हैं अपने हॉस्पिटल में जो कि आप उपलब्ध करा रहे हो या जिसकी सुविधाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध हैं। सो अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, मैंने अपनी स्लाइड में सी, जहां पे मैंने कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को एक्सप्लेन किया है वहां पे मैंने कोर लिखा है, और जहां पे कमिटमेंट को एक्सप्लेन किया है वहां पे मैंने सिर्फ एब्रिविएशन के तौर पे सी लिखा है। सो प्लीज कंफ्यूज ना हो जाएं, जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कोर होगा उसके आगे क्लियरली लिखा होगा कोर है, और जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सिर्फ कमिटमेंट से रिलेटेड होगा उसके आगे सिर्फ सी लिखा होगा, और जो अचीवमेंट से रिलेटेड होंगे उसके आगे ए लिखा होगा, और जो एक्सीलेंस से रिलेटेड होंगे उसके आगे ई लिखा होगा। तो हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का, जिसमें कि द हेल्थ केयर सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड आर डिफाइंड एंड आर इन कंसोनेंस विद द नीड ऑफ कम्युनिटी। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमें सिर्फ वही चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए। यहाँ पे क्लियरली बात आ जाती है, ये टोटल जो स्कोप ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। अब इसमें पहले और पॉइंट में जो कि क्लियरली वो कहना चाह रहा है कि हमें वही सुविधाएं उपलब्ध जो हम कर रहे हैं वही डिफाइन करनी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि वो सुविधाएं हमारी कम्युनिटी की जरूरत के हिसाब से हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है हम ऐसे एरिया में अपना हॉस्पिटल लेके बैठे हैं जहाँ पे उस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या हमने ऐसी बातें लिख दी हैं जो कि हमें कम्युनिटी को समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो क्लियरली उनकी भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको चीज क्लियर करनी होती है। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में क्या कह रहे थे, ईच डिफाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज शुड हैव अ डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज विद द सुटेबली क्वालिफाइड पर्संस हु प्रोवाइड आउट पेशेंट, इन पेशेंट एंड इमरजेंसी पेशेंट कवर। आपको अपनी जो भी फैसिलिटीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें क्लियरली डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट से संबंधित कौन कौन सी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आपके पास उपलब्ध हैं, वो ओपीडी पेशेंट के लिए, आईपीडी पेशेंट के लिए और इमरजेंसी पेशेंट तीनों के लिए। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज डिफाइंड। यहाँ पे बात आ रही है स्कोप ऑफ सर्विसेज, क्लियरली आपको हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग भी बनाना होगा। जैसा कि मैंने बताया, एक कंबाइंड बोर्ड बना के आपको मेन गेट पे लगाना होता है और एक आपको रिसेप्शन के आसपास लगाना होता है, और बाकी हर एक डिपार्टमेंट का उसकी ओपीडी चैम्बर के आसपास आपको एक्सप्लेन करना होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। क्लियरली बोला गया कि ऐसा नहीं कि आप अपनी पॉलिसी में सिर्फ लिख लेंगे और अगर वहां पे उसका डिस्प्ले नहीं करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट AAC 1D के अकॉर्डिंग आपको एनसी मिल सकती है। देन
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि किस तरीके से हॉस्पिटल अपने डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करता है, किस तरीके से वो स्कोप ऑफ सर्विसेज को शो कराता है। लाइक डिपार्टमेंट के आगे उसका क्लिनिकल सर्विसेज आप जो दे रहे हो, सपोर्टिव सर्विसेज उससे रिलेटेड जो दे रहे हो, और हॉस्पिटल में 24 आवर्स में कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हो। डिपार्टमेंट का नाम हो गया, सपोर्टिंग सर्विसेज के नाम हो गए, और 24 आवर सर्विसेज में कौन कौन सी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, ये चीज आपको क्लियरली वहां पे डिस्प्ले करनी चाहिए। देन अगर हम हर एक डिपार्टमेंट की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट को कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टेस्ट लगा रहे हैं, हम जनरल सर्जरी में कौन कौन से तरीके के प्रोसीजर्स अपने हॉस्पिटल में करते हैं। सो हमें, जहां मैंने बताया था कि हमें हर एक डिपार्टमेंट को लेके स्पेसिफिकली डिफाइन करना होता है उनका स्कोप ऑफ सर्विसेज, तो हम इस तरीके से कुछ एग्जांपल मैंने जैसा कि आपको दिखाए हुए हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देन हम सेकेंड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है AAC2 द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वेल डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। इसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को अपनी पॉलिसी डिफाइन करनी चाहिए, जिस पॉलिसी में अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और एडमिशन का प्रोसेस क्लियरली मेंशन हो। अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में जो लिखा है, सो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हमारा है कमिटमेंट। कमिटमेंट में क्या बोलते हैं वो, AAC2A में बोलते हैं द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस रिटन गाइडेंस फॉर रजिस्टरिंग एंड एडमिटिंग पेशेंट। क्लियरली रिटन गाइडेंस होनी चाहिए। गाइडेंस किसके अकॉर्डिंग होगी, आपकी जो क्वालिटी पॉलिसीज होंगी या SOPs जो आपने पहले से बनाई होंगी, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा। अगर वो मांगते हैं तो आपको दिखाना भी होगा और एक्सप्लेन भी करना होगा कि आपका प्रोसेस क्या है। अगर कोई पूछता है तो आप उसे समझा पाएंगे। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में वो कहते हैं, यहाँ पे कोर वर्ड का यूज किया है मैंने, तो इट मींस कि ये कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। सो AAC2B a unique identification number is generated at the end of registration। यहाँ पे बोला गया है, NABH कहता है कि हर एक पेशेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। वो क्या होगा, UHID नंबर। ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि आज पेशेंट अगर एडमिट हुआ है और 4 दिन बाद अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है और अगर फिर दोबारा एडमिट होता है, तो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। आपका IPD नंबर चेंज हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो सकता है, बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शुड नॉट बी चेंज, वो बदलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो अगेन आपको इस पॉइंट पे NC मिल सकती है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट AAC2D sorry AAC2C patient are accepted only if the organization can provide the required services। ये क्लियरली लिखा होना चाहिए आपकी पॉलिसी में भी कि उन पेशेंट को ही हम एडमिट करेंगे, अलाउ करेंगे एडमिशन के लिए जिनकी सुविधाएं या जिससे संबंधित सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध होंगी। देन नेक्स्ट AAC2D 2D में बेसिकली उन्होंने बोला है द रिटन गाइडेंस आल्सो एड्रेस द मैनेजिंग पेशेंट ड्यूरिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आगे मैंने स्टार भी लगाया है स्पेसिफिकली। इसका मतलब ये है कि आपको कई बार NABH असेसमेंट के दौरान पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके अस्पताल में क्या फैसिलिटी है और क्या पॉलिसी है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स को लेके। सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स को लेके क्लियरली बोला गया है कि वो सिचुएशंस कि जब कभी आपके अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ICU का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि यदि आपके ICU में 10 बेड हैं और उन 10 के 10 बेड पे पेशेंट है ऑलरेडी, और इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। इस सिचुएशन को क्लियरली और अच्छे से आपको अपनी SOP बना के मेंशन करना होता है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होता है NABH असेसमेंट के दौरान पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में वो कहते हैं कि ये अचीवमेंट से रिलेटेड है। सो AAC2E जो कि कहता है कि एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज in the organization is prioritized according to the clinical needs of the patient। अगेन यहाँ पे मैंने एक स्टार भी लगाया है। यहाँ पे NABH ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्लियरली वो बोल रहे हैं कि आपको अपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनके लिए एक प्रायोरिटाइज क्राइटेरिया, प्रायोरिटी क्राइटेरिया आपको बेसिकली बनाना चाहिए उनकी क्लिनिकल नीड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं OPD का। OPD में यदि कोई पेशेंट आया है
ठीक है। सो हमें उसे देखना होगा कि अगर मेरे ओपीडी में जनरल मेडिसिन की 15 मरीज बैठे हैं वेटिंग में दिखाने के लिए, लेकिन मुझे किन सिचुएशन में किस मरीज को पहली प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, यदि किसी पेशेंट को कोई ब्लीडिंग शुरू हो गई, यदि किसी पेशेंट को कोई चक्कर आ रहे हैं, या किसी पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है, उसे घबराहट हो रही है, जो कि उन 15 में से सिर्फ एक ही मरीज को हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम वो प्रोटोकॉल्स हम ये बना के रखते हैं पहले से। इस स्टैंडर्ड में कहा गया है कि अस्पताल को अपने प्रोटोकॉल्स बना के रखने चाहिए कि ऐसी अगर कभी सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को जिसकी तबीयत बिगड़ रही है, उस व्यक्ति को सबसे पहली प्राथमिकता देंगे और उसका ओपीडी का कंसल्टेशन सबसे पहले कराएंगे। ठीक है। ऐसे ही हमें हर एक कैटेगरी का, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपने प्रायोरिटी का एक लिस्ट बनाना होता है क्लिनिकल कंडीशन का, कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में के मरीज में अगर ये साइन एंड सिम्टम दिखते हैं ओपीडी के दौरान, तो हमें वहां पे उसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए और उसको सबसे पहले हैंडल करना चाहिए। देन एसी 2A में जहां पे क्लियरली बोला गया था कि रिटन गाइडेंस होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन और एडमिटिंग पेशेंट को लेके। अब यहाँ पे क्या है, रिटन गाइडेंस के नाम पे क्या होना चाहिए, आपका स्टेप्स मेंशन होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे होने चाहिए ऑन हाउ टू डू बेसिकली। अब यहाँ पे बात है कि हम जैसे कि पेशेंट को गाइड भी करते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये काउंटर हमारा रजिस्ट्रेशन पेशेंट के लिए है, सो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस काउंटर पे आए, एडमिशन के लिए आपको इस काउंटर पे जाना है, हम उसे गाइड भी करते हैं, रिटन में बोर्ड भी लगाते हैं। देन रजिस्ट्रेशन टू कवर ऑल द कैटेगरी ऑफ पेशेंट, न्यू ओपीडी पेशेंट, फॉलो अप पेशेंट, पेशेंट कमिंग ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन, हमें हर तरीके के मरीज को उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कवर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं ये वाले पेशेंट तो हम लेंगे, ये वाले पेशेंट हम नहीं लेंगे। देन एडमिशन टू कवर एडमिशन थ्रू ओपीडी, एडमिशन थ्रू इमरजेंसी, किसी भी तरीके का पेशेंट जो कि आप एडमिट कर रहे हैं उसका क्लियरली प्रोसेस इन डिफाइंड होना चाहिए आपके एसओपी में, आपकी पॉलिसी में, कि ओपीडी के समय आप पेशेंट को किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, और इमरजेंसी में जो पेशेंट आया उसका रजिस्ट्रेशन या उसका एडमिशन किन किन स्टेप्स के द्वारा आप उसे कंप्लीट करेंगे। आपको स्टेप्स लिखने होते हैं अपने एसओपी में। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, जिसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा बेड, वेयर और हाउ, ये हमें सोचना होगा कि हम हॉस्पिटल में ऐसा कोई लोकेशन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति आने पे हम अपने वहां पे एक्स्ट्रा बेड के अवेलेबिलिटी करा के रखें, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मेंटेन करके रखें। रेफरल ऑफ पेशेंट के प्रोटोकॉल हम बना के रखें कि यदि ऐसे कुछ होता है तो हम किन अस्पतालों में उन मरीजों को भेजेंगे, उनके नाम और नंबर अस्पतालों के हमारे पास पहले से हो, हमने एक लिस्ट बना के रखी हो। मेडिको लीगल केसेस के केस में हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स की सिचुएशन में कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कि मेडिको लीगल केसेस से रिलेटेड है, तो हमें उस पेशेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे एडमिट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेड ही अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हमें पुलिस को इन्फॉर्म तो करना ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पेशेंट मेरे पास आया ही नहीं था, हम बाहर से मना नहीं कर सकते। फर्स्ट एड देनी होगी और हमें पुलिस को इन्फॉर्म भी करना होगा, और फर्दर दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर अदर रेफरल सेंटर्स में भी हमें उनके बारे में सूचना देनी होगी। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 2E क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 2E, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस किस केस में आपको पेशेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ सकती है। ठीक है, आपको एक लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट ऑफ पेशेंट हु रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। Patient with giddiness in the OPD will seen immediately. Pregnant woman with labor pain, patient with bleeding disorders, patient with chest pain or MI, patient with acute abdominal pain, patient with diarrhea, severe vomiting, high fever, injuries, all MLC cases, patient with paralysis, सो ब्रीफिंग डिफिकल्टी। सो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, ये एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है, इस लिस्ट को हमें और मॉडिफाई करना होता है और अपनी एक लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस कोर्स के दौरान मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नाउ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है AAC 3,
there is an appropriate mechanism for transfer in and out और referral of the patient। यहाँ पे बात हो रही है कि पेशेंट को क्लियरली हमें गाइड करना होता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी होती है, चाहे हम उस पेशेंट को अपने अस्पताल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, या फिर उस पेशेंट को हम रेफर कर रहे हो अपने अस्पताल से या दूसरे अस्पताल की ओर। ठीक है, तो ये एएसी जो स्टैंडर्ड है ओवरऑल पेशेंट ट्रांसफर के ऊपर है, किस तरीके से अस्पताल का अपना प्रोटोकॉल आप बनाते हो, किस तरीके से उनके फॉर्म एंड फॉर्मेट्स मेंटेन करते हो, किस तरीके से उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो यदि मांगा जाए। तो एनएबीएच जब आता है तो सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट का रेफरल का रिकॉर्ड रजिस्टर मांगता है कि उन पेशेंटों का रिकॉर्ड दिखाइए जो पेशेंट आपके एडमिट नहीं हुए, आए तो थे इमरजेंसी में लेकिन आपके एडमिट नहीं हुए। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उस पेशेंट का सबसे पहले रेफरल का रिकॉर्ड रजिस्टर मांगा जाता है इमरजेंसी में। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्या कह रहे हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। सो इसमें क्या है, AAC 3A में पेशेंट का इन ट्रांसफर इन ऑफ पेशेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज डन एप्रोप्रिएटली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंट का जो ट्रांसफर है इनसाइड द हॉस्पिटल, आप उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से करें और उसे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड भी करें। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है ट्रांसफर आउट और रेफरल ऑफ पेशेंट टू अनदर फैसिलिटी इज डन एप्रोप्रिएटली। यहाँ पे अगेन बोला गया कि जो पेशेंट आपके एडमिट नहीं हुए हैं उन पेशेंट को आप जहाँ रेफर कर रहे हैं उसका भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन करें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मोस्टली एनएबीएच एसएसआर यहाँ पे क्या मांगते हैं, यहाँ पे पेशेंट की रेफरल पेशेंट की केस समरी मांगते हैं। वो कहते हैं कि एक फॉर्म आपके पास ऐसा बना होना चाहिए रेफरल का, समरी का, कि जब पेशेंट आपने रेफर किया है तो उस समय उस पेशेंट की कंडीशन क्या थी और पेशेंट को रेफर करने का रीजन क्या था। दो उद्देश्य रहते हैं मेन, पेशेंट की कंडीशन क्या थी और रेफर करने का उद्देश्य क्या था, और तीसरा वो आपने उस पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ कराई थी, वो सब वहां पे मेंशन होना चाहिए। सो यहाँ पे फोकस करना है कि पेशेंट का रेफरल का समरी आपके पास है या नहीं है। यदि आपके अस्पताल में इससे संबंधित कोई फॉर्म नहीं है तो आपको ऐसा एक फॉर्म बनाना होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में फोकस किया गया है ड्यूरिंग ट्रांसफर और रेफरल अकम्पनिंग स्टाफ आर एप्रोप्रिएट टू द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी कभी पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनली शिफ्ट कर रहे हैं ओटी से आईसीयू में, आईसीयू से ओटी में, इमरजेंसी से आईसीयू में, इमरजेंसी से प्राइवेट रूम में, ठीक है, तो आपका जो भी स्टाफ उसके साथ जा रहा है वो क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो। ऐसा ना हो पेशेंट को शिफ्ट करते समय अगर उसकी कंडीशन बिगड़ती है तो वो वहां पे मैनेज कर पाए, ऐसा ना हो कि बेसिक फर्स्ट एड भी ना दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो भी स्टाफ अकम्पनीड करेगा पेशेंट को वो क्वालिफाइड होना चाहिए और प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए उसकी क्लिनिकल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन गिव अ समरी ऑफ अ पेशेंट कंडीशन एंड द ट्रीटमेंट गिवन। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पेशेंट का मैंने जैसा ऑलरेडी बता दिया आपको कि रेफरल वाले पेशेंट में आपको क्लियरली यहाँ पे बोला जाता है कि आपको एक समरी देनी चाहिए पेशेंट की कंडीशन की और जो भी ट्रीटमेंट आपने उससे दिया है। देन यहाँ पे हम एक तरीके से जब पेशेंट अनस्टेबल होता है तो वहां पे हम GCS स्कोर को फोकस करते हैं। ठीक है, अब जो लोग जिनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी क्लिनिकल होगी वो इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं और जिनको क्लिनिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसको आप बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, बट मैंने बता दिया GCS स्कोर को फोकस किया जाता है अगर पेशेंट अनस्टेबल होता है तो। नेक्स्ट AAC 3B में पेशेंट में कहा गया है कि पेशेंट को जब भी कभी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं या कहीं पे और शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फॉर ट्रांसफरिंग स्टेबल पेशेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल द पेशेंट इज फर्स्ट डिस्चार्ज, देन द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लेफ्ट टू द पेशेंट और फैमिली मेंबर। हमें वहां पे छोड़ देना होता है उन मरीजों के अटेंडेंट के ऊपर कि आप उस मरीज को किस तरीके से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। हम कभी भी फोर्स नहीं करते कि नहीं आप हमारी ही एम्बुलेंस ले जाएं, हमें हमेशा उनके पास ये ऑप्शन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देन for referral of the patient to other facilities for any specific investigation the patient is transported in non cardiac ambulance and accompanied by the trained nursing staff and medical staff। जब भी कभी कोई ऐसी सुविधा के लिए हम मरीज को दूसरे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में शिफ्ट करते हैं
जिसके लिए हमें अपनी गाड़ी का यूज करना होता है, अपनी एम्बुलेंस का यूज करना होता है, और मोस्टली ऐसे केसेस में हमें नॉन कार्डियक एम्बुलेंस का यूज करना होता है, मतलब नॉर्मल एम्बुलेंस का यूज करना होता है, कार्डियक एम्बुलेंस और आईसीयू वाली एम्बुलेंस जिसमें हाईटेक एम्बुलेंस का यूज नहीं करना होता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि अपने इस कंडीशन में अपने हॉस्पिटल की तरफ से कोई ना कोई स्टाफ उनके साथ में जाए जो कि क्वालिफाइड हो, आइदर वो नर्सिंग स्टाफ हो या वो मेडिकल स्टाफ। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, आप नोट कर लीजिएगा कि हमें एम्बुलेंस के स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर बनाना होता है। ठीक है, हमेशा हमें एम्बुलेंस के स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर बना के रखना होता है कि इन केस ऑफ एनी सिचुएशन एम्बुलेंस में कौन कौन स्टाफ जाएंगे। देन द डिटेल ऑफ रेफरल आर एंटर्ड इन द केस शीट। जो भी पेशेंट का डिटेल है वो आप रेफरल शीट में एंटर करेंगे। डेजिग्नेटेड स्टाफ ओनली टू डू द ट्रांसफर। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और डेजिग्नेटेड स्टाफ ही उस ट्रांसफर में इन्वॉल्व रहेंगे। अनस्टेबल पेशेंट शुड बी स्टेबलाइज इन इमरजेंसी बिफोर ट्रांसफरिंग। जो भी पेशेंट अनस्टेबल होंगे उनको हमें कभी भी शिफ्ट करने से पहले या रेफर करने से पहले या ट्रांसफर करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें उसको स्टेबलाइज करना होता है, वहां पे फर्स्ट एड उसे देनी होती है, बेसिक ट्रीटमेंट हमें उसे देना होता है। देन AAC 3A में क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। नाउ आई विल फोकस ऑन द AAC 4। द पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो एन एस्टैब्लिश इनिशियल असेसमेंट। यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट जब भी कभी आपके हॉस्पिटल में आएगा तो इस स्टैंडर्ड में कहा गया है कि आपको उसका एक असेसमेंट करना ही है। अब यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जिसको कोर कैटेगरी में लिया गया है वहां पे बोला गया है द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द आउट पेशेंट, डे केयर, इन पेशेंट एंड इमरजेंसी पेशेंट इज डन। चाहे वो पेशेंट ओपीडी में आए, चाहे वो डे केयर फैसिलिटी के लिए आए, चाहे वो आईपीडी में एडमिट हो, चाहे वो इमरजेंसी पेशेंट आए, किसी भी कैटेगरी का पेशेंट आपके पास आएगा आपको उसका एक सेपरेट असेसमेंट करना ही होगा और उस असेसमेंट का फॉर्म आपको बना के फिल करके एक रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास रखना होगा। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में क्लियरली बोला गया है, ये कमिटमेंट कैटेगरी में आता है AAC 4B, द इनिशियल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड बाय द क्वालिफाइड पर्सनल। ये जो इनिशियल असेसमेंट बोला गया कि क्वालिफाइड पर्सनल के द्वारा ही किया जाना चाहिए, यहाँ पे उनका तात्पर्य है रेजिडेंट डॉक्टर के द्वारा करा जाना चाहिए जो कि मिनिमम MBBS क्वालिफाइड हो, आइदर वो कंसल्टेंट के द्वारा करा जाए, सीनियर कंसल्टेंट जो होते हैं, और जो नर्सिंग असेसमेंट है वो क्वालिफाइड नर्स के द्वारा ही किया जाए। ऐसा ना हो कि नर्सिंग असेसमेंट जो है वो एक नर्सिंग असिस्टेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिस कैटेगरी में हम ANM को लेते हैं, या फिर जो अदर अनक्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, वो असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। वो सपोर्ट कर सकते हैं वाइटल्स लेने में या किसी और तरीके से उसका एग्जामिनेशन करने में, बट वो उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, फॉर्म को फिल नहीं कर सकते और एंड में अपना साइन नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में NABH कहते हैं कि द इनिशियल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे फोकस किया गया है स्पेसिफिकली कि आपको अपने हॉस्पिटल का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनिशियल असेसमेंट में आपको लेना होता है OPD का बेंचमार्क, इमरजेंसी का बेंचमार्क, IPD का बेंचमार्क। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे आप कर सकते हो कि NABH कहता है कि आप पहले से डिफाइन करें। इमरजेंसी पेशेंट का बेंचमार्क आप ले सकते हो 5 मिनट, कि 5 मिनट के अंदर किसी भी हालत किसी भी कीमत पे पेशेंट का असेसमेंट हो जाना चाहिए। ऐसे ही ओपीडी में आप ये टाइम फ्रेम लेते हो मिनिमम 1 आवर, कि किसी भी हालत में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होने से लेके उस मरीज को देखे जाने तक का समय 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे से ज्यादा आप उस पेशेंट को वेट करा रहे हैं और आप उसका असेसमेंट ही नहीं कर रहे हैं। देन IPD के केस में इस टाइम फ्रेम को हम 1 घंटे से बढ़ा के 4 घंटे तक भी ले जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कई बार हमारे पास रेजिडेंट डॉक्टर कम होते हैं और पेशेंट के बेड्स ज्यादा होते हैं, और एक एक रेजिडेंट के ऊपर कई बार 20-20, 30-30 और 40-40 पेशेंट बेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें उसका टाइम फ्रेम मिनिमम 4 घंटे लेके चलते हैं, और ये कई बार 4 से 6 घंटे भी हो जाता है कुछ अस्पतालों का। तो ये जरूरी नहीं है कि NABH ने कोई टाइम फ्रेम नहीं स्पेसिफिकली फोकस करा हुआ है कि नहीं आपको इतने टाइम फ्रेम के अंदर ही करना है, आप भी डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये असाइनमेंट है आपका कि आप अपने अस्पताल का इनिशियल असेसमेंट ओपीडी, इमरजेंसी और आईपीडी में कितना बेंचमार्क मानते हैं। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है इनिशियल असेसमेंट ऑफ द डे केयर पेशेंट एंड इन पेशेंट इंक्लूड नर्सिंग असेसमेंट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आप पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, चाहे वो डे केयर पेशेंट हो जो कि सिर्फ 2-4 घंटे के लिए आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो या 5 घंटे के लिए एडमिट हो रहे हो, ठीक है, तो आप उस केस में भी, और चाहे जो फुल पेशेंट एडमिट हो रहे हैं जो 1 दिन 2 दिन और 24 घंटे से ज्यादा के लिए एडमिट हो रहे हैं, दोनों ही केस में आपको नर्सिंग असेसमेंट प्रॉपरली भरना होगा और प्रॉपरली उसके एडमिशन के समय पे ही डॉक्यूमेंटेड करना होगा। देन AC4 में जैसा कि मैंने बताया कि आउट पेशेंट, इन डे केयर पेशेंट, इन पेशेंट और इमरजेंसी पेशेंट का असेसमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन इनिशियल असेसमेंट करेगा, डिटरमाइनिंग हु कैन परफॉर्म द असेसमेंट। आपको देखना होगा किस क्वालिफाइड स्टाफ को आप रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन कर रहे हो। डिफाइनिंग टाइम फ्रेम फॉर द इनिशियल असेसमेंट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बेंचमार्क बता दिया। कंटेंट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट, एनएबीएच 5th एडिशन और फाइनल असेसमेंट में इस चीज पे बहुत फोकस किया जाता है कि आपका जो असेसमेंट का फॉर्म एंड फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट का अलग हो, इवन पीडियाट्रिक के की फोकसिंग पॉइंट डिफरेंट हो, कॉमन नहीं होना चाहिए। नहीं कि एक ओपीडी का पेपर बना दिया या एक आईपीडी असेसमेंट का पेपर बना दिया और हॉस्पिटल के सारी कैटेगरी के पेशेंट आप उसी पैरामीटर पे ही असेस कर रहे हो। एनएबीएच कहता है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग असेसमेंट का फॉर्म फोकस करके बनाना चाहिए, ठीक है, और उसी को फॉलो करना चाहिए। देन नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट में भी उन्होंने बोला कि क्लियरली आपके पैरामीटर अलग से बने होने चाहिए, एक सेपरेट फॉर्म होना चाहिए। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट शैल बी डन बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर एंड डॉक्यूमेंटेड इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग की बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कंसल्टेंट होंगे, सीनियर ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे, वो पेशेंट को न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करेंगे और इस स्क्रीनिंग के आधार पर उन्हें फर्दर अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे डाइट के लिए वो देंगे और उस फाइल में नोट भी करेंगे। Dietitian shall specify the nutritional need of the patient as per the treating doctor advise and document the same in diet chart। जो भी स्पेसिफिकली उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कंसल्टेंट के द्वारा, डाइटिशियन उसे फॉलो करेंगे और पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड को आइडेंटिफाई करते हुए और डॉक्टर साहब की एडवाइस को मानते हुए उसे डॉक्यूमेंट करेंगे और एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के पेशेंट को अवेलेबल कराएंगे। देन AAC4 पेशेंट केयर फॉर, इसमें यहाँ पे फोकस किया गया है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ई का मतलब है अचीवमेंट। अचीवमेंट में आता है कि द इनिशियल असेसमेंट फॉर इन पेशेंट रिजल्ट्स इन अ डॉक्यूमेंटेड केयर प्लान। यहाँ पे बात आ जाती है जब आप पेशेंट को एक असेसमेंट करते हो, असेसमेंट के समय पे आप ये देखते हो कि उसका एक प्रॉपर केयर प्लान बनना चाहिए, प्लान ऑफ केयर भी जिसे हम बोलते हैं। उस प्लान ऑफ केयर में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन केयर ऑफ प्लान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया द केयर प्लान इज countersigned by the clinician in charge of the patient within 24 hours। अब यहाँ पे फोकस किया गया है कि जो प्लान ऑफ केयर है अगर रेजिडेंट डॉक्टर बना भी देते हैं, उस केस में भी डॉक्टर साहब जो उनके सीनियर इंचार्ज हैं, उस पेशेंट के जो इंचार्ज हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट है, उनको 24 घंटे के अंदर कभी भी उस पेशेंट की फाइल पे फॉर्मेट पे साइन करना ही होगा। सिर्फ रेजिडेंट के सिग्नेचर से काम नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट पैरामीटर आता है एक्सीलेंस की कैटेगरी में, जो कि हमें नेक्स्ट सर्विलेंस में फोकस करना होता है पहली 3 साल की साइकिल के बाद। और जैसा कि आपको याद होगा कि अब NABH 5th एडिशन ने NABH फुल एक्रेडिटेशन की वैलिडिटी 3 साल से बढ़ा के 4 साल कर दी है। तो अब अगर एक बार NABH आपका हो जाता है तो आप 4 साल तक के लिए उस सर्टिफिकेट को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात आ जाती है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट AAC4G द केयर प्लान इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड रिगार्डिंग द केयर फॉलोइंग डिस्चार्ज। यहाँ पे बात आ जाती है कि स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपको किस तरीके से चीजों पे फोकस करना चाहिए और स्पेशल नीड जो पेशेंट की है उसको आइडेंटिफाई करते हुए और डिस्चार्ज के समय पे उसे लिख के देना चाहिए। यहाँ पे बात आ रही है कि जब पेशेंट का डिस्चार्ज बनेगा तो हमें स्पेसिफिकली उसे इंस्ट्रक्शन के तौर पे लिख के देना चाहिए कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना होगा।
इवन व्हेन टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर, हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। अब इसके बारे में आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। देन AAC 4E एंड F, जहां पे बोला गया है कि केयर प्लान की बात हुई, तो केयर प्लान में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अब इस केयर प्लान में फोकस किया जाता है, दिस शैल इंक्लूड अ प्रोविजनल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, relevant diagnostic investigation when required, initial treatment suggested, specific goal objective desired to be achieved and specific instruction if any। यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अपना जो प्लान ऑफ केयर है उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, उसको स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे also to include preventive, promotive, curative and rehabilitative aspect of care, आप ये भी फोकस करते हैं कि पेशेंट का जो केयर है वो किस तरीके से आप उसे फोकस कर रहे हैं, आपका टारगेट प्लान क्या है पेशेंट को एडमिट करने का। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझेंगे आगे। एएसी स्टैंडर्ड नंबर 5 के बारे में। एएसी स्टैंडर्ड नंबर 5 जहां पे पेशेंट को बोला गया है स्पेसिफिकली कि आपको ये ध्यान देना होगा सबसे पहले कि पेशेंट का रीअसेसमेंट करते समय क्या क्या फोकस करना है, किन किन पॉइंट पे फोकस करना है, और अगर पेशेंट फॉलोअप में आ रहा है ओपीडी के तो किन किन पॉइंट पर फोकस करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहता है अ पेशेंट आर रीअसेस्ड एट एप्रोप्रिएट इंटरवल टू डिटरमाइन देयर रिस्पांस टू ट्रीटमेंट एंड टू प्लान फॉर द ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज। पेशेंट को हमें प्रॉपर्ली रीअसेस करना चाहिए, ठीक है, हर 24 घंटे के बाद, और हमेशा फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए और उसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया आउट पेशेंट आर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर नेक्स्ट फॉलोअप वेयर एप्रोप्रिएट, जहां पे भी हमें लगता है पेशेंट को नेक्स्ट फॉलोअप में बुलाना है, वो 4 दिन बाद हो सकता है, वो 3 दिन बाद हो सकता है, वो 7 दिन बाद हो सकता है और वो 10 दिन बाद भी हो सकता है, वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। लेकिन एनएमबीएच कहता है कि आपके ओपीडी पेपर में क्लियरली आपके पेपर में मेंशन होना चाहिए कि आप पेशेंट को नेक्स्ट फॉलोअप में कब बुला रहे हैं। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बोला जा रहा है कि फॉर इन पेशेंट ड्यूरिंग रीअसेसमेंट द केयर प्लान इज मॉनिटर्ड एंड मॉडिफाइड वेयर फाउंड नेसेसरी। इस पे हमेशा एनएबीएच 4th एडिशन में भी कई अस्पतालों में एनसी आती रही हैं और आगे भी आएंगी, क्योंकि हम बहुत बार इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दें और नोट करें कि यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी पेशेंट का हम रीअसेसमेंट करते हैं 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद या 4 दिन या 5वें दिन, हम देखते हैं कि पेशेंट का जो केयर प्लान हमने इनिशियली डिसाइड किया था, बट आज के डेट में पेशेंट की केयर प्लान का मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें अब पेशेंट को चेंज करना चाहिए केयर प्लान। एग्जाम्पल के तौर पे इनिशियल हम समझ लेते हैं कि पेशेंट जब आया था तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए आया था, लेकिन 4 दिन बाद हमने देखा कि पेशेंट की कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं और अब हमें इसकी सर्जरी की तरफ भी फोकस करना पड़ सकता है। तो इनिशियल हमारा ट्रीटमेंट प्लान में जो हमने लिया था वो क्यूरेटिव प्लान था हमारा टारगेट, लेकिन अब अगर हमें जब मॉडिफाई करेंगे तो हम उसमें सर्जरी के बारे में एक सेपरेट केयर प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके के एग्जाम्पल की बात हो रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में स्टाफ इन्वॉल्व इन डायरेक्ट क्लिनिकल केयर डॉक्यूमेंट रीअसेसमेंट। यहाँ पे बात हो रही है जो भी पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व है। अब केयर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं समझने वाली बात है, डॉक्टर, नर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। लेकिन जो लोग डायरेक्ट क्लिनिकल केयर में इन्वॉल्व हैं उसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी आती हैं, डॉक्टर और नर्स। उन लोगों को असेसमेंट प्रॉपर करना चाहिए, डॉक्टर को अपना असेसमेंट सेपरेट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और नर्स को अपना असेसमेंट सेपरेट करना चाहिए और डॉक्यूमेंट करना चाहिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आता है आपका अचीवमेंट की कैटेगरी में। यहाँ बोला जा रहा है द ऑर्गेनाइजेशन लेज डाउन द गाइडलाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग साइन ऑफ चेंज और डिटोरेशन इन क्लिनिकल कंडीशन फ्रॉम फॉर इनिशिएटिंग प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। यहाँ पे बात आ रही है कि हर अस्पताल को अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए किस चीज की, अर्ली वार्निंग साइन की। अभी अर्ली वार्निंग साइन क्या है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने नोट किया हुआ है कि मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन जो होते हैं जिसमें कि हमें फोकस करना होता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे, देखना होता है कि हमें उसके जो वाइटल चार्ट हैं उस वाइटल चार्ट पे हमें हमेशा मार्किंग करके रखनी होती है और एक स्कोरिंग पैटर्न फॉलो करना होता है, जिस स्कोरिंग पैटर्न में हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि पेशेंट का
जो वाइटल है वो अगर रेंज से कम या रेंज से बहुत ज्यादा जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे हमने कई सारे पैरामीटर ऑलरेडी दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, ठीक है, हार्ट रेट की बात करें, बीपी की बात करें, यूरिन आउटपुट की बात करें, पेशेंट के टेम्परेचर की बात करें और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की बात करें। तो अब यहाँ पे हम पेशेंट का हर एक पैरामीटर पे हमने स्कोरिंग दिया हुआ है 0 1 2 3, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके लिए सेपरेट एक अलग से सेशन होगा जिसमें हम जो स्पेसिफिक की फोकसिंग पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमें फोकस क्या करना होता है कि हमें अर्ली वार्निंग साइन का एक स्कोर कार्ड बनाना होता है, और जिन अस्पतालों में हम स्कोर कार्ड नहीं बनाते हैं उन अस्पतालों में हम क्या करते हैं कि हम उनको बोलते हैं नर्सिंग स्टाफ को कि आप पेशेंट के वाइटल शीट पे इसको रेड कलर के हाइलाइटर से मार्क कर दीजिए, और जब भी कभी पेशेंट का टेम्परेचर या उसका जो वाइटल साइन है वो रेंज से बहुत कम चला जाता है या रेंज से बहुत ज्यादा चला जाता है, दोनों ही कंडीशन में हम उसे अर्ली वार्निंग साइन मानते हैं और इमीडिएटली हमें अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके स्पेसिफिकली एनएबीएच यहाँ पे फोकस करता है कि आपको इस पैरामीटर के अंदर पेशेंट का वाइटल चार्ट पे आपके उसकी हाईलाइटेड होना चाहिए या पे आपके स्कोरिंग पैटर्न फॉलो होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होना मिलना चाहिए, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करने का नोट पड़ा होना चाहिए, और डॉक्टर साहब ने फर्दर इमीडिएट एक्शन क्या लिया उसका उनका एक ट्रीटमेंट का एक चार्ट पे उनका एक नोट पड़ा होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन उन्होंने क्या लिए। अगर ऐसा होता है तो आपको एनएबीएच किसी भी तरीके से एनसी नहीं दे पाता है और आपको स्पेसिफिकली चीजों पे फोकस कराता है। अब आते हैं एएसी स्टैंडर्ड 6 में। यहाँ पे बात होगी लेबोरेटरी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वो देखते हैं कि आपके अस्पताल में जो लैब की सुविधाएं हैं, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की सुविधा है, उसमें क्या क्या फोकस करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपका लैब का स्कोप ऑफ सर्विसेज अच्छे से बना होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और डिपार्टमेंट के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए। दूसरे केस में दूसरे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो डिपार्टमेंट आपने बनाए हैं लैब के अंदर, लाइक बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ठीक है, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, सबके लिए क्या प्रॉपर एरिया वहां पे डेजिग्नेटेड है या नहीं, एडिक्वेट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, इस चीज पे एनएबीएच फोकस करता है। फिर वहां पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स वहां पे प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में सेपरेट टेक्नीशियन अवेलेबल है या नहीं, या चीजों को अच्छे से वो कर पा रहे हैं नहीं, या क्वालिफाइड स्टाफ है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में क्वालिफाइड स्टाफ और ट्रेन पर्सनल की बात हो रही है। और एंड सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट द रिजल्ट, वहां पे कोई उनका इंचार्ज है या नहीं है, सुपरविजन हो रहा है या नहीं हो रहा, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर उनके सीनियर टेक्नीशियन के द्वारा, ठीक है। वहां पे जो भी क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं उनका सुपरविजन होना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन रिक्विजिशन फॉर टेस्ट collection, identification, handling, safe transportation, processing and disposal of a specimen is performed according to the written guidance. NABH मोस्टली इस पॉइंट पे हर अस्पताल में फोकस करता है और वो पूछता है कि आप मुझे इसकी एक एसओपी दिखाइए कि आपने कहाँ लिखा है कि आप टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म आपका कहाँ है, किस तरीके का बना हुआ है, कि आपने उसमें सारे टेस्ट के नाम लिखे हैं नहीं लिखे हैं, आप पेशेंट का जो सैंपल कहाँ पे कलेक्शन करते हैं, पेशेंट का सैंपल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, पेशेंट के सैंपल को हैंडल कैसे करते हैं, और उस पेशेंट के सैंपल को कैसे सेफली ट्रांसपोर्टेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। प्रोसेसिंग की बात आती है एनालिटिकल एरिया में, यहाँ पे आपका लैब में सैंपल आ गया और आपने प्रोसेस कर दिया, फिर जब प्रोसेस हो गया तो लास्ट में उस सैंपल का डिस्पोजल कैसे करते हैं, इस चीज पे हमेशा फोकस करता है एनएबीएच, और वो बोलता है कि आपने जो भी प्रोटोकॉल आपने बनाए हैं वो मुझे एसओपी में लिखे हुए दिखाइए, ठीक है। देन क्वालिफाइड स्टाफ ट्रेन में मैंने बात की है, तो वहां पे सुपरवाइजरी पर्सनल में कोई भी सुपरविजन कर सकता है, जो भी सीनियर कंसल्टेंट हो या तो सीनियर टेक्नीशियन हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि एलोपैथिक डॉक्टर मस्ट man and supervise small or medium laboratory. Such a doctor shall be a full-time employee and it's not allowed to run a separate
similar establishment elsewhere. ऐसा ना हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट, एग्जांपल यहाँ बात हो रही है लैब की, तो लैब में एक पैथोलॉजिस्ट फुल टाइम होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि अस्पताल में आपने लिख दिया, बोर्ड लगा दिया, अस्पताल में लैब की सुविधा है, लेकिन एक्चुअली लैब तो किसी और बिल्डिंग में चल रही है, या अस्पताल से कुछ दूरी पे है और वहां पे फुल फ्लैश चल रही है, तो वो इन हाउस लैब नहीं मानी जाएगी, वो आउटसोर्स लैब मानी जाएगी। अगर आप बोलते हो कि मेरे अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है, तो आपको बेसिक फैसिलिटी देनी होगी और वहां पे एक फुल टाइम कंसल्टेंट आपको रखना होगा। देन यहाँ पे बात आ रही है लेबोरेटरी सर्विसेज की, तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं इसको, डिफाइंड टाइम फ्रेम बनाने के, तो प्लीज नोट कर लें, हमें अपने लैब में स्पेसिफिकली अपना टर्न अराउंड टाइम मेंशन करना होता है, बोर्ड पे भी लिखना होता है लैब के बाद, और आप हर एक टेस्ट का इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम डिफाइन करते हैं। तो अगेन आप देखेंगे अपने हॉस्पिटल में जाके कि आपके वहां पे टर्न अराउंड टाइम लिखा है या नहीं, नहीं लिखा है तो आपको बनाना है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। देन critical results are intimated to the person concerned at the earliest। अब यहाँ पे फोकस करने की बात यह है कि हमें क्रिटिकल वैल्यूज लैब में डिफाइन करनी होती हैं, हर एक टेस्ट को लेके एक क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? क्रिटिकल वैल्यू में हमें जो लैब की हमारे टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज से अगेन बिलो और हायर साइड पर अगर कुछ जाता है तो हम उसे क्रिटिकल वैल्यू में कंसीडर करते हैं। बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, और एडवांस एग्जांपल के थ्रू हम स्पेसिफिकली एक लिस्ट भी आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो जो भी NABH कहता है कि आपके अस्पताल में जो भी लैब टेस्ट हो रहे हैं उनका आपको क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करना होगा, और उस क्रिटिकल वैल्यू को आपको रिजल्ट के तौर पे अपने इमीडिएट कंसल्टेंट को इन्फॉर्म भी करना होगा। अगर ऐसा कभी होता है तो तुरंत आपको अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना होगा, और आप उस केस में अपने स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका कंसल्टेंट फोन नहीं उठा रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इमीडिएट स्टाफ को, लाइक नर्सिंग स्टाफ जो वहां पे वार्ड में अवेलेबल है, या जो रेजिडेंट डॉक्टर वहां पे अवेलेबल है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कह रहे थे रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी टेस्ट रिजल्ट आप दे रहे हो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट हो, ये नहीं कि किसी भी पेपर पर लिख के कभी भी आपने किसी को भेज दिया और आपने मान लिया कि नहीं नहीं मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के आधार पे आप उस पेशेंट की रिपोर्ट को बना के प्रॉपर साइन करके स्टैंप लगा के ही आप शेयर करेंगे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हमें पेशेंट की फाइल में भी संभाल के रखना होता है। देन देयर इज अ मैकेनिज्म टू एड्रेस रिकॉल और अमेंडमेंट रिपोर्ट whenever applicable। यहाँ पे NABH फोकस कर रहा है कि जब भी कभी आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट को रिकॉल करते हो, अब यहाँ रिकॉल वर्ड आता है तो इसका स्पेसिफिक मीनिंग में बता दूं कि जब भी कभी ये पेशेंट की रिपोर्ट उसके हाथ में हैंडओवर दे दी जाती है, और हैंडओवर देने के बाद जब हम उसे कॉल करके वापस मंगाते हैं कि नहीं सर आपके रिपोर्ट में एक गलती हो गई थी, या हमें ये गलती नहीं हुई थी, इसमें डॉक्टर साहब ने बोला कि स्पेसिफिकली ये लिख के दीजिए, तो हम उसे वापस जब मंगाते हैं तो हम उसे रिकॉल बोलते हैं। इस प्रोसीजर को स्पेसिफिकली रिकॉल बोलते हैं। जब पेशेंट के हाथ में रिपोर्ट चली जाए और आप उसे वापस मंगा के उसमें अमेंडमेंट करें तो उसे रिकॉल बोलते हैं। तो NABH कहता है कि ऐसे रिकॉर्ड को, ऐसे केसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए, और रिकॉर्ड करके आप उन्हें स्पेसिफिकली अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करें। देन अब यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू का मैं बात कर रहा था, उस क्रिटिकल वैल्यू में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको जो रिजल्ट है आपको रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट ये है कि पेशेंट का नाम, सीरियल नंबर, डेट, टेस्ट कौन सा था, उसका क्रिटिकल वैल्यू क्या, उसके रिजल्ट क्या थे जिसकी वजह से आपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करा। रिपोर्टेड टू में हमेशा कंसल्टेंट का नाम आता है जिस कंसल्टेंट के अंडर में पेशेंट एडमिट है, और रिपोर्टेड बाई में हमेशा टेक्नीशियन का नाम आता है जो कि टेस्ट रिजल्ट लगा रहा था और उसने उसका रिजल्ट देखते ही तुरंत डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। आउटसोर्स टेस्ट को लेके जब भी हम कभी कोई लिस्ट बनाते हैं तो हमें साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि जो लैब हमारे आउटसोर्स है उस लैब को स्पेसिफिकली हमें विजिट करना होता है एटलीस्ट 6 महीने में एक बार। प्लीज नोट कर लेना आप इस पॉइंट को। हमें 6 महीने में एक बार अपनी जो भी आउटसोर्स सर्विसेज है, चाहे वो लैब हो या कोई और फैसिलिटी हो, हमें 6 महीने में एक बार उसे देखना चाहिए। और देखने के समय हमें ये बात देखी जाती है बेसिकली कि क्वालिटी एश्योरेंस के जो रिक्वायरमेंट है
जो क्वालिटी पैरामीटर है वो फॉलो होने ही चाहिए। और एक फॉर्मल एमओयू होना, ये नहीं कि हाँ मेरी तो उनसे टाई अप है, बट अगर जब मैं उनसे एग्रीमेंट मांगता हूँ तो एग्रीमेंट के नाम पे उनके पास एक कागज निकलता है जिसमें बेसिक लेटर हेड पे उन्होंने लिखा होता है, ना तो कोई टर्म एंड कंडीशन डिसाइडेड होती है, ना ही कोई प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। तो एनएबीएच कहता है कि प्रॉपर हर एक आउटसोर्स फैसिलिटी के लिए आपका एक प्रॉपर एमओयू होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिस एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप उनके साथ में टाई अप करते हैं। और साथ ही साथ उसमें अपने क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट को भी आप नोट करते हैं कि हम 6 महीने में एक बार आपकी लैब को विजिट करेंगे, हम देखेंगे कि आप क्वालिटी एश्योरेंस फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन AAC 7 में स्पेसिफिकली बोला गया है कि लैब के क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को आपको बनाना चाहिए। अब लैब के क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को लेके स्पेसिफिकली उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बोला है कि लैबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। कई बार अस्पताल में ऐसा पाया गया है कि अस्पताल में लैब है, लैब की एक पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन लैब की पॉलिसी में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम लिखा तो है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। उन्होंने कहा कि हम डेली क्यूसी लगाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल लगाएंगे, डेली हम अपनी मशीन को कैलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है, उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो एनएबीएच कहता है पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो भी आपने वहां पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में उन्होंने कहा है द प्रोग्राम एड्रेस वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑफ द टेस्ट मेथड। यहाँ पे आपको क्लियरली अपने जो क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोग्राम आप बनाते हैं वहां पे क्लियरली वेरिफिकेशन के स्टेप्स को लिखना होता है, आपका वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड को लिखना होता है कि आपने किस मेथड से टेस्ट को लगाया था, किस तरीके से उसे वैलिडेट कराया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर स्पेसिफिकली बात करें तो प्रोग्राम एंश्योर द क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट, हमें अपनी जो टेस्ट रिजल्ट की क्वालिटी उसे भी मॉनिटर करना होता है। वो मॉनिटर कैसे करते हैं, वो मॉनिटर करने के कई तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम अपनी मशीन को जब मॉर्निंग में रन करते हैं तो उसमें कैलिब्रेट करते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट जो मशीन का रिजल्ट आ रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस का सहायता लेते हैं और हम किसी और एजेंसी से टाई अप करते हैं और महीने या 3 महीने में एक बार हम उनसे वो हमें एक सैंपल भेजते हैं, उसे हम अपनी मशीन पे लगाते हैं, उन मशीन से जो रिजल्ट आता है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं और फिर वो हमें अपना एग्जैक्ट रिजल्ट अपना शेयर करते हैं कि आपने उस टेस्ट को लगाया तो ये रिजल्ट आया और हमने जब उस टेस्ट को लगाया था तो ये रिजल्ट आया था। तो वो इस तरीके के कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि हमें फोकस करने होते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो भी पेशेंट की रिपोर्ट हम दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो सही हो और बार बार चेक करी जाए अलग अलग मेथड से। देन द प्रोग्राम इंक्लूड पीरियोडिक कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट। आपके क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में क्लियरली आप उसे कैलिब्रेशन के बारे में जरूर मेंशन करें कि साल में एक बार या साल में 2 बार आप कैलिब्रेशन कराएंगे अपनी मशीन का किसी एक्सटर्नल एजेंसी से। और आप मेंटेनेंस जो भी इक्विपमेंट का करा रहे हैं उस मेंटेनेंस का रिकॉर्ड या सर्विस रिपोर्ट इक्विपमेंट की आप हमेशा संभाल के रखेंगे। देन द प्रोग्राम इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आप हमेशा ये चीज मेंशन करेंगे कि जब भी कभी आप क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बनाते हैं तो जो भी कोई करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन आप लेंगे किसी भी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट में तो वो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट करेंगे अपने रिकॉर्ड रजिस्टर में या किसी भी तरीके से पेपर के फॉर्म में आप उसे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है द प्रोग्राम एड्रेस द क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीटिंग्स। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि हमें कई बार कुछ ऐसी मीटिंग्स को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिन मीटिंग्स में हम एनएबीएच से संबंधित या फिर अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड से संबंधित अपना पॉइंट रख सकें। किसके साथ में, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ में, अदर क्लिनिशियंस के साथ में और अदर जो लोग केयर में इन्वॉल्व रहते हैं लाइक नर्सिंग स्टाफ, उनके साथ में भी हम अपने डिस्कशंस कर पाए फर्दर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम अगर लैब का क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम NABL की गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड है ISO 15189 2012 को हम फोकस करते हुए अपना क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बना सकते हैं अपनी पैथोलॉजी के लिए। और हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और स्पेसिफिकेशन फॉर इंस्पेक्शन जब हम अपने लैब का करेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखें। और कई बार हमें अपनी जो रिएजेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं या जो केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं
या जो किट हम लोग यूज करते हैं लैब में, उनको किस तरीके से अप्रूव करना चाहिए, क्या प्रोसेस रखना चाहिए, वेंडर का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए और वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों को लेके वहां स्पेसिफिकली लिखना होता है आपके लैब क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में। सो देन AAC 8 में हम बात करेंगे देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम। यहाँ पे सेफ्टी प्रोग्राम की बात हो रही है। NABH कहता है कि आपको एक लैब सेफ्टी के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए, एक SOP होनी चाहिए, जो कि जो भी आप SOP बनाएंगे उसे आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि केवल सिर्फ कागजों में। तो लैब सेफ्टी में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। लैब सेफ्टी में आता है कि आपका स्टाफ की ट्रेनिंग आती है, आपका यूज ऑफ PPE आता है, ठीक है, आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें लैब सेफ्टी में आती हैं। देन यहाँ पे जो भी लैब का सेफ्टी प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बोला गया है कि आपका वो लिखा होना चाहिए, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेड भी होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में NABH ने कहा है कि दिस प्रोग्राम इज अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोग्राम। ये जो है वो आपके जो ओवरऑल एक सेफ्टी का प्रोग्राम आप जो बनाते हो, जो मेन क्वालिटी मैनुअल जो आप हॉस्पिटल का बनाते हो, मेन क्वालिटी पॉलिसी जो आप बनाते हो, उसके साथ में भी ये मैच होना चाहिए। वहां पे भी आप एक सेफ्टी प्रोग्राम लिखते हो ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या होगा, तो वो इस चीज से मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां आपने कुछ और लिखा हो और यहाँ आपने कुछ और लिख दिया हो और वो मैच ही नहीं कर रहा हो। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में NABH कहता है लैबोरेटरी पर्सनल आर एप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड इन अ सेफ प्रैक्टिसेस। NABH कहता है कि जो भी सेफ्टी प्रोग्राम आपने बनाया है उस पे आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराइए, ट्रेनिंग का एक एग्जाम कराइए, एग्जाम करने के बाद देखिए कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, जो फेल हुए उनके दोबारा से ट्रेनिंग कराइए, और ये सारा ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। NABH का असेसमेंट के समय यदि मांगा जाए तो आप उसे दिखा सकें। Then laboratory personnel are provided with the appropriate safety measures। यहाँ पे उन सारे स्टाफ जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स आप अवेलेबल कराएंगे, चाहे वो PPE हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, या फिर अदर सेगमेंट में जो भी आप डिफाइन करते हैं अपनी लैब में उसके बारे में। यहाँ पे सेफ्टी को लेके स्पेसिफिकली बोला गया है। यहाँ पे सेफ्टी को लेके स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप PPE के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंजरीज की बात कर रहे हैं, अगर कभी हमें निडलिस्टिक इंजरीज हो जाती हैं तो उस पर कैसे फोकस करना चाहिए, लैब के एनवायरनमेंट को हमें सेफ करना चाहिए, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए, हॉस्पिटल में या लैब में प्रॉपरली डिस्प्ले होने चाहिए किस चीज के कॉशंस के, साइन के, सेफ्टी साइन इन लैब। एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल, हमें हमेशा जो केमिकल वहां पे रखने चाहिए उनके ऊपर एक प्रॉपर लेबलिंग हो, ऐसा ना हो कि कुछ लिखा ही नहीं है, बॉटल का स्टिकर ही छूट गया और धोखे से आपने किसी और चीज में यूज कर लिया। देन सेफ्टी प्रोग्राम में आपको फोकस करना होता है कि आपको MSDS शीट बनानी होती है, हार्मफुल केमिकल जो भी वहां पे रखे हैं उनका प्रॉपर एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बनाना होता है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में क्या होता है कि बेसिकली हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लिखने होते हैं कि पर्टिकुलर केमिकल में के एक्सपोजर होने से या उसके टेस्ट में आने से, अगर वो आपको बेसिकली मैं हिंदी में समझाऊं कि अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं उस केमिकल के, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी सावधानियां आप MSDS शीट में लिखते हैं। MSDS शीट की फुल फॉर्म है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, और ये आपको लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम में क्लियरली मेंशन करना होता है। देन इस तरीके से साइनेजेस बने होते हैं ऑलरेडी केमिकल्स के ऊपर, हमें देखना होता है कौन सा केमिकल पे कौन सा साइन है, और उसको लेके स्पेसिफिकली अपने स्टाफ को अवेयर करना होता है कि देखो इसमें ये साइन बना हुआ और इससे ये खतरा आपको हो सकता है, और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देन AAC 9 बात करता है इमेजिंग सर्विसेज की। इमेजिंग सर्विसेज मींस रेडियोलॉजी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इमेजिंग सर्विसेज में रेडियोलॉजी की बात हो रही है, और यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको इमेजिंग सर्विसेज जो कंप्लाई होनी चाहिए विद लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे लीगल और अदर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे बात हो रही है
पीसीपीएनडीटी एक्ट की, जो कि अल्ट्रासाउंड रूम के लिए फॉलो होता है या अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी के लिए फॉलो होता है। और अदर सेगमेंट में आप बात आती है एईआरबी की। एईआरबी एक संस्था है जो कि आपकी अदर सेगमेंट को फोकस करती है और आपको लाइसेंस देती है। किन किन चीजों के लिए? एक्सरे के लिए, सीटी स्कैन के लिए, सी आर्म के लिए, चाहे वो एक्सरे जो है मोबाइल एक्सरे हो या फिर वो फिक्स एक्सरे हो, आपको एईआरबी से आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होता है। अब एईआरबी की फुल फॉर्म क्या है, इसको हम लास्ट चैप्टर आरओएम में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और भी डिटेल में आपको समझाएंगे। देन अगेन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है कि स्कोप ऑफ द इमेजिंग सर्विसेज इज कमेंसरेट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर एक प्रॉपर बोर्ड लगा होना चाहिए, उस बोर्ड में उन सुविधाओं के बारे में लिखा होना चाहिए। यदि एग्जांपल के तौर पे आपके पास सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है, तो आप वहां पे एक बोर्ड लगाएंगे बाहर कि मैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कर हमारे यहाँ होते हैं, और एक्सरे में भी ये टाइप के एक्सरे हम करते हैं और ये अल्ट्रासाउंड हम यहाँ पे करते हैं, और ये वाले एक्सरे और ये वाले अल्ट्रासाउंड हमारे अस्पताल में नहीं होते हैं। सो अवेलेबल सर्विसेज अलॉन्ग विद द नॉट अवेलेबल सर्विसेज आपको क्लियरली अपने डिस्प्ले करने होते हैं। देन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स आर एडिक्वेट टू प्रोवाइड फॉर इट्स डिफाइंड स्कोप ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे? यहाँ पे एईआरबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एईआरबी हमें गाइडलाइन देती है कि एक्सरे रूम का साइज इतने बाई इतने होना चाहिए, ठीक है, सीटी स्कैन रूम का साइज इतने बाई इतने होना चाहिए, या फिर पीसीपीएनडीटी एक्ट में बोला गया है कि अल्ट्रासाउंड रूम में ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हमें उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है कि क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सनल परफॉर्म सुपरवाइज एंड इंटरप्रेट द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हों, डिप्लोमा होल्डर हों, और वो अच्छे से ट्रेंड हों अपने काम के लिए कि एक्सरे कैसे करना है, सीटी कैसे करना है, पेशेंट सेफ्टी को लेके क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय सेफ्टी को लेके आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और रिपोर्ट को फाइनल डिस्पैच करने से पहले अपने रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना है, उनसे अप्रूवल लेना है, और उनके सिग्नेचर के बिना रिपोर्ट को डिस्पैच नहीं करना है। नेक्स्ट, the patient are transported in a safe and timely manner to and from imaging services। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया है। यहाँ पे एनएबी बहुत बार इस चीज को फोकस करता है और बोलता है कि आपके पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, आप पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, आपके पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन की एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने क्या बनाया हुआ है, आप मुझे वो दिखाइए। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे फोकस करना होता है और एक प्रॉपर एसओपी बनानी होती है पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन को लेके। अब यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि यहाँ पे कौन से पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पे पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है जब भी कभी एक पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं, लाइक आईसीयू से हमें पेशेंट को शिफ्ट करना है सिटी स्कैन के लिए। सो सिटी स्कैन के लिए जब हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे तो उस मरीज के साथ में कौन कौन जाएगा? क्या आपने उस पेशेंट की फाइल में नोट में डाला कि पेशेंट को हमने इतने बजे सीटी स्कैन के लिए भेजा है, ये नर्स या ये स्टाफ उनके साथ गया है, और जब पेशेंट वापस आएगा तो उसका दोबारा से एक नोट डालेंगे, नाउ पेशेंट रिसीव्ड इन आईसीयू। ठीक है, कौन से स्टाफ को हैंडओवर दिया गया है, किस पेशेंट को स्टाफ को प्रॉपरली उसका नाम लिखा जाए, कितने हैंडल कर रहे हैं, कौन हैंडओवर में है, कौन से डॉक्टर साहब वहां पे अवेलेबल हैं, वो सब हमें डालना होता है। देन यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट को जब हम शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हम लेते हैं। ठीक है, पेशेंट को सेफ्टी बेल्ट हम लगाते हैं या साइड रेलिंग से यूज करते हैं, या पेशेंट हम नॉर्मल एक्सरे के लिए शिफ्ट कर रहे हैं या अल्ट्रासाउंड के लिए शिफ्ट कर रहे हैं तो व्हील चेयर पर अगर हम ले रहे हैं तो भी हम सेफ्टी बेल्ट का यूज करेंगे। और प्रॉपर स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए कि किस तरीके से सेफ्टी ध्यान रखनी है पेशेंट की। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है AAC 9B, जहाँ पे कि आपको स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में कैसे फोकस करना है, स्पेसिफिकली कैटेगरी को भी फोकस करना है कि अगर आपके यहाँ कैथ लैब फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको क्या क्या कैटेगरी के प्रोसीजर आप वहाँ पे करते हो वो आपको डिफाइन करने होंगे। अगर आप सिटी स्कैन आप पेशेंट को करते हो तो आपको डिफाइन करने होंगे कि अगर एक न्यूरोसर्जरी इज डन इन द हॉस्पिटल देन सिटी स्कैन इज रिक्वायर्ड।
तो आपको देखना होगा कि किस किस कैटेगरी की फैसिलिटी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, और उन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग ही आपकी रेडियोलॉजी सर्विसेज होनी चाहिए, और रेडियोलॉजी सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही आपका स्कोप ऑफ सर्विसेज बना होना चाहिए। देन यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो कि प्रॉपरली होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे रेडिएशन प्रोटेक्टिव जोन की बात हो रही है कि यहाँ पे फोकस है कि जब पेशेंट की सेफ्टी को लेके हम फोकस करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि एक्सरे रूम के बाद, सीटी स्कैन रूम के बाद या एमआरआई रूम के बाद वहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगे नहीं लगे, रेडिएशन जोन को लेके बोर्ड लगे नहीं लगे, किस तरीके से और क्या क्या बातें आपको वहां पर ध्यान रखनी है, वो सब लिखा है या नहीं लिखा है, और जो स्टाफ वहां पे अवेलेबल है वो क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आरएसओ। आरएसओ का मतलब है यहाँ पे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। हर हॉस्पिटल को अपना एक रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर डिफाइन करना होता है। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बेसिकली दो लोग हो सकते हैं, एक कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या कोई भी सर्जन जो कि रेडिएशन के ऊपर काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो लोग सियाम पे काम करते हैं या जो लोग कैथ लैब पे काम करते हैं, वो लोग आरएसओ बन सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में कोई भी टेक्नीशियन जो कि क्वालिफाइड हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास, तो वो व्यक्ति आरएसओ हो सकता है। आरएसओ बनने के लिए आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन AERB में जमा करनी होती है, और उसका प्रॉपर एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद आपको एक सेपरेट लाइसेंस दिया जाता है, और आपको ये बताया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस व्यक्ति को आरएसओ की पोस्ट पे, मतलब रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है। देन जैसा कि मैंने बताया कि आपको सेफली लीगल कंप्लायंस को फोकस करना होता है, AERB के अप्रूवल्स लेने होते हैं एक्सरे, सीटी स्कैन, कैथ लैब के लिए, और पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन को लेके फोकस करना होता है। सेफ्टी एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन को लेके मैंने ऑलरेडी बता दिया। टाइम फ्रेम का मतलब है फॉर रिजल्ट्स, मतलब टर्न अराउंड टाइम आपको हॉस्पिटल का डिस्प्ले करना होगा कि कितनी देर में आप उस टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे, कितनी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी। क्रिटिकल रिजल्ट मतलब क्रिटिकल वैल्यू का डिस्प्ले होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए आपके वार्ड में लगी हुई, मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। और इंटीमेशन के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने रजिस्टर पहले आपको दिखाया, उस रजिस्टर में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मैकेनिज्म फॉर रिकॉल, आपको रिकॉल के केस में हमेशा अपना एक सेपरेट रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना है कि कौन सा केस था, किस केस में आपने पेशेंट को रिपोर्ट वापस मंगा के अपडेट करके अमेंडमेंट करके दी है। देन AAC 9 में अगेन फोकस हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो हमारा है इसमें F, AAC 9F। AAC 9F में अगेन वही पॉइंट्स मैंने जो कवर किया, डिफाइंड टाइम फ्रेम होना चाहिए, मतलब टर्न अराउंड टाइम। इमीडिएट क्रिटिकल वैल्यूज को फोकस करा जाना चाहिए, रिजल्ट आर रिपोर्टेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। देयर इज अ मैकेनिज्म टू एड्रेस अ रिकॉल, रिकॉल के केस में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इमेजिंग टेस्ट नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर आउटसोर्स, जो भी टेस्ट आप में उपलब्ध नहीं है आप उन्हें आउटसोर्स करते हो, और आउटसोर्स के केस में आपको एक MOU बना के रखना होता है। Then AAC 10, AAC 10 there is an established क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फॉर इमेजिंग सर्विसेज। यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसा मैंने आपको लैब या पैथोलॉजी के केस में बताया था कि वहां पे भी एक सेपरेट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होता है, सेम पैटर्न पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी एक प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होता है। उस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को आपको डिफाइन करना है अपने हॉस्पिटल के लिए और उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना। सो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट यही कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड basically implement the quality assurance program whatever they have defined. So the quality assurance program for imaging services is implemented, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान देना है कि ना केवल सिर्फ बना के रखना है, आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंक्लूड टेस्ट फॉर इमेजिंग इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिकली जो रेडिएशन एरिया है वहां की, वहां पे साल में एटलीस्ट एक बार और एटलीस्ट 2 साल में एक बार, मिनिमम 2 साल में एक बार आपको रेडिएशन लीकेज का एक टेस्ट कराना चाहिए। इस रेडिएशन लीकेज को लेके आपको देखना चाहिए कि रेडिएशन की लीकेज तो नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से किसी को खतरा तो नहीं है, उस वो रूम जो आपने बनाया है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टिव है और सेफ है, और उसकी रिपोर्ट NABH आपसे मांग सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C में NABH कहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंक्लूड द रिव्यू ऑफ इमेजिंग प्रोटोकॉल्स।
अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि आपको इमेजिंग प्रोटोकॉल्स के केस में आपको रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम। आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि जो भी रिजल्ट आप डिक्लेयर करने जा रहे हो उसे प्रॉपर रिव्यू हो और सारे प्रोटोकॉल्स वहां पे फॉलो हो रहे हो। देन a system is in place to ensure the appropriateness of investigation and procedure for clinical condition। यहाँ पे बात आ रही है अगेन, यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है जिसमें हमें ये देखना होगा कि हम क्या सही टेस्ट सही व्यक्ति को सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं। इस चीज को लेके हमें फोकस करना होता है और क्लिनिकल कोरिलेशन को ध्यान में रखना होता है। हमें देखना होता है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही उसे टेस्ट सजेस्ट किया गया है या नहीं। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को पूरा करने के लिए हमें एक टेस्ट की एक लिस्ट बनानी होती है और इस लिस्ट के आगे हमें एक चेकलिस्ट बनानी होती है, जिस चेकलिस्ट में हमें देखना होता है कि कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में कौन सा टेस्ट रिकमेंडेड होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमें एक लिस्ट बनानी होती है और लिस्ट में हमें फोकस करना होता है कि हमें कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में कौन से टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। और जब पेशेंट का टेस्ट का आपका रिकमेंडेशन आता है तो आप देखते हो कि उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है आपकी लिस्ट में और उसके आगे रिकमेंडेड कौन सा टेस्ट लिखा हुआ है। तो आप उसका क्लिनिकल कोरिलेशन को लेके एक इनिशियल ऑडिट जो होता है वो आप करते हो अपनी चेकलिस्ट के थ्रू। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में NABH ने कहा है कि द प्रोग्राम एडस पीरियोडिक इंटरनल एक्सटर्नल पीयर रिव्यू ऑफ इमेजिंग रिजल्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट सैंपलिंग। यहाँ पे बात हो रही है कि NABH कहता है कि कुछ केसेस में हमेशा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को पीयर रिव्यू करना चाहिए इमेजिंग रिजल्ट के ऊपर। अब ये पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जहां पे दो सेम क्वालिफिकेशन के कंसल्टेंट आपस में डिस्कशन करते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट की रिपोर्ट के ऊपर। कि एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को सपोज मानिए हमें सीटी स्कैन का एग्जांपल लेते हैं और वहां पे उसे कोई ट्यूमर दिख रहा है पेशेंट में या कोई और सीवियर क्लिनिकल कंडीशन दिख रही है जिसको वो डिक्लेयर करने से पहले पेशेंट के हाथ में रिपोर्ट देने से पहले वो एक बार दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस करना चाहता है। तो उस केस में हम पेशेंट का एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं सेम क्वालिफिकेशन के दूसरे कंसल्टेंट से, मतलब कि एक रेडियोलॉजिस्ट दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से इस बारे में डिस्कस करता है और फर्दर डिस्कशन के बाद ही हम उस केस के रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पीयर रिव्यू कहते हैं। अब ये दो तरीके से किया जा सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर मेरे पास इंटरनली दो सेम क्वालिफिकेशन के लोग अवेलेबल हैं तो हम इंटरनली करेंगे, और यदि हमारे पास सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन का व्यक्ति एक ही है, एग्जांपल के तौर पे एक ही पैथोलॉजिस्ट है या एक ही रेडियोलॉजिस्ट है, तो उस केस में हम किसी दूसरी संस्था के पैथोलॉजिस्ट से या रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कशन कर सकते हैं। वो प्रोसीजर एक्सटर्नल प्रोसीजर कहलाएगा। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में NABH कहता है कि प्रोग्राम एड्रेस क्लिनिको रेडियोलॉजिकल मीटिंग्स। अगेन यहाँ पे जैसा कि मैंने पैथोलॉजी वाले केस में आपको समझाया था, यहाँ पे भी NABH कहता है कि आपको एक मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। अब इसकी पीरियोडिसिटी आप इंटरनली डिसाइड कर सकते हो, वो इंटरनली मंथली भी हो सकती है, वो क्वार्टरली भी हो सकती है और वो 6 महीने में एक बार भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके अपने ओन प्रोटोकॉल पे, आप क्या डिसाइड कर रहे हो। NABH इस चीज पे आपको कभी भी नहीं टोकेंगे कि आपने 6 महीने क्यों रखा, महीने में एक बार क्यों नहीं रखा। ये आपका डिसीजन होगा, कंप्लीट डिसीजन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में NABH कहता है द प्रोग्राम इंक्लूड पीरियोडिक कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट। यहाँ पे अगेन हमें अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी कैलिब्रेशन को ध्यान में रखना होता है और उनकी एक पीरियोडिसिटी डिसाइड करनी होती है कि साल में एक बार या साल में 2 बार हमें एटलीस्ट अपने इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कराना है और उसका सर्टिफिकेट अपने पास मेंटेन करना है। और साथ ही साथ मेंटेनेंस कभी भी किसी भी इक्विपमेंट के हम कराते हैं तो उसकी सर्विस रिपोर्ट या फिर उसका रिकॉर्ड अपने पास हमेशा एक रजिस्टर के तौर पे बना के रखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में NABH कहता है द प्रोग्राम इंक्लूड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। कभी भी आप किसी भी तरीके का कोई भी करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं किसी भी इंसिडेंट के केस में या किसी भी केस में, फॉर एग्जांपल आप मेंटेनेंस करा रहे हो, आपका इक्विपमेंट खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया 24 घंटे के लिए, आपने कंप्लेंट करी, इंजीनियर आया, आपने उस इंजीनियर की हेल्प से अपने इक्विपमेंट को दोबारा से रीस्टार्ट किया और आपने करेक्टिव एक्शन लिया कि हमने इस मशीन की AMC CMC नहीं ले रखी थी।
अब से हम इसकी एएमसी सीएमसी लेंगे और फर्दर एटलीस्ट महीने में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कराएंगे। ये हमारा करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन के एग्जांपल हो सकता है। तो एनएबीएच कहता है कि इस तरीके से आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए, और यदि आप कोई करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी करें। देन AAC 11 में स्पेसिफिकली एनएबीएच कहता है कि आपको रेडिएशन सेफ्टी का एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसा कि हमने लैब सेफ्टी की बात की थी, यहाँ पे हम रेडिएशन सेफ्टी की बात करेंगे और रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए एक एसओपी के तौर में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में ही फोकस किया गया है कि AAC 11A में रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, होना ही चाहिए। Then second objective element में कहा गया है कि this program is aligned with the organization safety program। Again जो आप क्वालिटी मैनुअल में या ओवरऑल सेफ्टी प्रोग्राम जो आप बनाते हो सेफ्टी मैनुअल में, आपको ये चीज फोकस करनी होती है कि जो चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो वही चीज वहां पे भी आप लिखेंगे, मैच होनी चाहिए उस चीज के साथ में। Then patient are appropriately screened for safety or risk prior to an imaging। यहाँ पे हमें अगेन एक चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए और एक स्क्रीनिंग करानी चाहिए पेशेंट की, कि हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पेशेंट को जब हम लेते हैं तो हम उसकी कभी क्लिनिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, हम उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉपर क्रॉस चेक कर लेते हैं पेशेंट को रेडिएशन जोन में लेने से पहले। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन का, कि पेशेंट अगर अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहा है तो हम यहाँ देख लेते हैं कि उसकी प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि उसकी अभी की क्लिनिकल कंडीशन क्या है, हम देखते हैं कि उसने प्रॉपर पानी का इंटेक ले लिया है या नहीं। ऐसा ना हो कि प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं लिया है और बाद में अल्ट्रासाउंड करने जाएंगे तो जो इमेज हमें मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगी। ऐसे ही हमें सिटी स्कैन के केस में हमें उसकी कंडीशन को देखना चाहिए। अगर हम उस पर कंट्रास्ट लगाने जा रहे हैं तो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन ठीक है या नहीं, अगर कंट्रास्ट लगने के बाद वो उस पर कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, उसकी कोई ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। देन imaging personnel and patient use appropriate radiation safety and monitoring devices where applicable। यहाँ पे बात हो रही है लेड एप्रन्स की, यहाँ पे बात हो रही है TLD बैजेस की, जो कि हमें कहीं ना कहीं हमेशा यूज करने चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे। अब यहाँ पे बात आ रही है पेशेंट और एम्प्लॉय दोनों की, तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉय की क्या क्या रेडिएशन सेफ्टी के ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय को TLD बैच हमेशा लगा के रखना चाहिए, लेड एप्रन पहन के रखना चाहिए, और लेड ग्लास के पीछे जरूरत जब भी आप प्रोसीजर करते हो लेड ग्लास के पीछे होने चाहिए आप, ठीक है। आप रूम में आपका जो लेड का एक शीट होता है वो गेट में हमेशा लगा होना चाहिए, ऐसा ना हो रेडिएशन बाहर जा रही हो, हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ पेशेंट के केस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि पेशेंट का अटेंडेंट कोई वहां पे अवेलेबल है रेडिएशन जोन में तो वो लेड एप्रन पहन के रखें, बिना लेड एप्रन के आप उन्हें अलाउ ना करें। और साथ ही साथ जो लेड एप्रन आप अपने डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग डिवाइसेस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमें अपने लेड एप्रन को एटलीस्ट 6 महीने में एक बार स्कैन करना चाहिए कि वो ब्रेक तो नहीं हो गए हैं, उसमें कोई किसी तरीके की दरार तो नहीं आ गई, कोई लाइन तो नहीं आ गई, वो खराब तो नहीं हो गए हैं, जो प्रोटेक्शन वो हमें देते हैं वो आज भी देने के लायक है या नहीं। तो हमें उसकी स्कैनिंग करनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए डिवाइसेस की। AAC डी में जो कि मैं बता रहा था अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें लेड एप्रन, TLD वेजेस और गोनार्ड शील्ड की एग्जांपल्स आते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देन सेफ्टी प्रोग्राम में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है सारा कुछ, और एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो से हमें फोकस करना होता है स्टाफ की ट्रेनिंग, और हॉस्पिटल में अपने रेडिएशन एरिया में प्रॉपर साइनेजेस लगे होने चाहिए। अब वो साइनेजेस किस तरीके के होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। AERB गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि आपको अपने रेडिएशन के साइनेजेस का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 कि आपको एक बोर्ड लगा के रखना चाहिए वहां पे, जो कि गर्भवती महिलाएं, यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसको
रेडिएशन जोन में बिना किसी जरूरत के, बिना किसी सजेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, जरूरत पड़ने पे ही एंटर करना चाहिए। दूसरा एक इंस्ट्रक्शन हमें लगाना होता है, यदि कोई प्रोसीजर अंदर चल रहा है रूम के अंदर, तो हमारा बाहर एक बल्ब लगा होना चाहिए जो कि रेड कलर की लाइट का हो और वो ऑन होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर रेड कलर की लाइट अंदर चल रही है तो आपको अंदर प्रवेश नहीं करना है बिना आज्ञा के। साथ ही साथ अपने हॉस्पिटल का लाइसेंस भी आपको डिस्प्ले करना होता है AARB का, कि आपके पास उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का लाइसेंस है या नहीं, जो इक्विपमेंट आपने अंदर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके के साइनेजेस होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। देन सेफ्टी प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी काफी कुछ आपको बता दिया है। देन AAC 12 में मेनली फोकस किया जाता है पेशेंट केयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट का जो केयर है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि आज पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आज एक बार डॉक्टर साहब देख लेंगे या नर्स ने आज देख लिया तो कल दोबारा नहीं देखेंगे, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। और जो भी वो पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर कर रहे हैं या वो नर्स कर रहे हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और फॉर्मेट के तौर पे पेशेंट की फाइल में लगी होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ केयर देयर इज अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एज रिस्पांसिबल फॉर द पेशेंट केयर। यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर और नर्सेस की, कि जो भी लोग वहां पे पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए हर एक फेज में। चाहे वो पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट कर रहे हो, चाहे वो रीअसेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम बात करें डाइटिशियन की, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, या जो लोग पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में काम कर रहे हैं वो लोग क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में एनएबी बात कर रहे हैं पेशेंट केयर इज कोऑर्डिनेटेड इन ऑल केयर सेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, हर एक स्टाफ के बीच में। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड ही ना हो। हम सपोज माने यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट हुआ था जनरल मेडिसिन के अंडर में और उसकी चेस्ट कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, चेस्ट कंप्लेंट था बेसिकली उसकी, और उसकी रिक्वायरमेंट थी जनरल मेडिसिन में अंडर में एडमिट होने की। लेकिन कुछ समय बाद हमें उसमें साइन एंड सिम्टम देखे और हमें उसमें कार्डियोलॉजी की रेफरेंस भी लेनी पड़ी। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बीच में कनेक्टेड ही ना हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के लिए एक रेफरेंस का नोट लिखेंगे, उस नोट के अगेंस्ट में दूसरे डॉक्टर साहब आके उस पेशेंट को देखेंगे और पेशेंट को देखने के बाद प्रॉपर अपने नोट्स भी लिख के जाएंगे कि हाँ आपने जो रेफरेंस मांगा था मैंने कार्डियोलॉजी का रेफरेंस कर दिया है और इस केस में मुझे ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है और आप ये इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, या फर्दर जो भी ट्रीटमेंट वो सजेस्ट करते हैं वो आपको मेंशन करना चाहिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट केयर एंड रिस्पांस टू ट्रीटमेंट इज शेयर्ड अमंग मेडिकल, नर्सिंग एंड अदर केयर प्रोवाइडर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पेशेंट केयर से रिलेटेड है, जो उसके बारे में है, उसके रिस्पांस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर से नर्स के बीच में, एक नर्स से दूसरी नर्स के बीच में, या एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के बीच में, या एक रेजिडेंट डॉक्टर से कंसल्टेंट के बीच में। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच फोकस करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट स्टैंडर्डाइज हैंडओवर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ईच शिफ्ट, बिटवीन शिफ्ट, ड्यूरिंग ट्रांसफर एंड बिटवीन यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी लोग केयर में इन्वॉल्व हैं, स्पेसिफिकली नर्स और डॉक्टर, उनको अपना हैंडओवर प्रॉपर पेशेंट की फाइल में लिखना चाहिए हर एक शिफ्ट में। जो भी शिफ्ट में नर्स आ रही हैं, जो भी शिफ्ट में डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो अपने हैंडओवर प्रॉपर लिखें, नोट्स लिखें और उसका हैंडओवर प्रॉपर तरीके से दें। इवन जब कभी पेशेंट को हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं तो भी हमें प्रॉपर नोट्स, ट्रांसफर के नोट डालने चाहिए। स्पेसिफिकली एक फॉर्म अलग से भरना चाहिए पेशेंट ट्रांसफर का। अब यहाँ हैंडओवर के पॉइंट्स की बात हो रही है कि हैंडओवर के पॉइंट्स को लेके क्या क्या चीजें फोकस होती हैं। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, आप सभी को पहले से पता है कि पेशेंट के हैंडओवर में हमें हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि पेशेंट का कम्युनिकेशन और पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो भी हम हमारे रेलिवेंट है वो हमें हमेशा एक दूसरे को बतानी चाहिए। हमेशा अप टू डेट इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन चाहे वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट, हमें हमेशा इंटरप्ट करना चाहिए, इंटरप्शन होना चाहिए ड्यूरिंग हैंड ऑफ आर लिमिटेड टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी दैट इंफॉर्मेशन वुड फेल टू बी कन्वेड और वुड बी फॉरगेटन। अगर हम हमेशा इस चीज को लेके फोकस रहेंगे, हमें मिनिमम चीजों को लेके नहीं लिखना चाहिए, हमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजों पे फोकस करना चाहिए। लाइक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट का, कि लोग क्या करते हैं कि बहुत एक दो लाइन में ही लिख देते हैं कि हाँ पेशेंट स्टेबल है, अनस्टेबल है, और बस हैंड ओवर दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा फोकस करना चाहिए इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो, और ऐसा ना हो कि हम वो लिख रहे हैं तो वो चीज समझ ही नहीं आ रही है किस किस बारे में बात हो रही है। देन हमें हमेशा इंफॉर्मेशन को वेरिफिकेशन के तौर पे और प्रॉपर रिपीट बैक करके, रीड बैक करके कंफर्म करना चाहिए कि क्या, अगर एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर को दे रहा है तो वो एंड में पूछ ले कि भाई आपको ये बात समझ आ गई है या नहीं, कि इन मरीजों का मैंने हैंडओवर आपको दिया, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है, या कोई एक नर्स दूसरे नर्स से पूछती है। प्रॉपर होना चाहिए कि आपको हैंडओवर देते समय वो चीजें आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हैंडओवर पे फोकस करा जाता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में फोकस किया गया है पेशेंट ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डन सेफली। पेशेंट ट्रांसफर जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो हमें हमेशा एक प्रॉपर एक पेशेंट ट्रांसफर फॉर्म फॉलो करना चाहिए, जिसके थ्रू एनएबीएच जब भी कभी वो पूछता है कि आप मुझे दिखाओ कि किसी पेशेंट का ट्रांसफर हुआ था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो अच्छे से आप उस फॉर्म के थ्रू उन्हें दिखा सको कि हाँ सर मेरे पास 5 मरीज हैं, 5 में से एक मरीज है जो कि आईसीयू से कल ही मेरे पास आया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को हम फोकस कर सकते हैं रेफरल ऑफ पेशेंट टू अदर डिपार्टमेंट स्पेशलिटी फॉलो रिटन गाइडेंस। जब भी कभी पेशेंट को हम रेफर करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, किसी दूसरे स्पेशलिटीज के लिए, तो हमें प्रॉपर रिटन गाइडेंस के तौर पे ही हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, और हमेशा प्रॉपर नोट्स लिख के पेशेंट फाइल में ही हमें उसे रेफर करना चाहिए। ओरल कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में फोकस किया गया है द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर predictable services delivery by adhering to define timeliness and inform the patient and family or caregiver where there is a change in schedule। जब भी कभी हम कभी पेशेंट को कोई भी फैसिलिटी दे रहे हैं या कोई टाइम फ्रेम पहले से बता रहे हैं, और जब भी कभी उसमें कोई बदलाव आता है उस बदलाव को हमेशा हमें शेयर करना चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम ओटी की बात करें, कि हम पेशेंट को हम बताते हैं कि ठीक है भैया कल सुबह आपकी ओटी होगी या ऑपरेशन थिएटर में आपको ले जाया जाएगा। अगर उस प्लान में कोई चेंजेस आता है, वो चाहे वो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन की वजह से चेंजेस आ रहे हो, या डॉक्टर साहब की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से चेंजेस आ रहे हो, या किसी भी इक्विपमेंट के खराब होने की वजह से चेंजेस आ रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उस केस में आपको प्रॉपरली पेशेंट को दोबारा से इन्फॉर्म करना होगा कि इस केस में आपको जो हमने कल शाम को बताया था बट अभी उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आपको प्रॉपरली उसमें नोट भी डालना होगा, पेशेंट वाज प्लान्ड फॉर ओटी इन द मॉर्निंग एट सो एंड सो टाइम बट ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस इट वाज नॉट बेसिकली इट वाज नॉट परफॉर्म्ड। सो आपको पर्टिकुलर नोट्स आपको लिखने होंगे, आपको स्पेसिफिकली रीजंस देने होंगे आपको। Then the organization has a mechanism in place to monitor whether adequate clinical intervention has taken place in response to a critical value alert। यहाँ पे स्पेसिफिकली एनएबीएच कहता है कि जब भी कभी किसी पेशेंट में क्रिटिकल वैल्यू आती है तो क्रिटिकल वैल्यू के केस में आपको क्लिनिकल इंटरवेंशन क्या लिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें किसी भी केस में अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आती है तो रेजिडेंट डॉक्टर को इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, या फिर नर्स को कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो भी कंसल्टेंट इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर, तो हमें तुरंत नोट्स के रूप में अपने पेशेंट की फाइल में लिखना चाहिए, और हमें ये साथ साथ देखना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। क्रिटिकल वैल्यू के केस में दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। एक, आप उस पर्टिकुलर पेशेंट पे मॉनिटरिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि भाई इस पेशेंट को 1 या 2 घंटे और ऑब्जर्व करो और फर्दर उसके बाद ये दवाइयां स्टार्ट कर देना। या फिर पर्टिकुलर केस में ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं ये मेडिसिन स्टार्ट कर दो, इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो
बहुत ज्यादा सीरियस है और चीजों को लेके स्पेसिफिकली आप जो है कोई देते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं, कोई एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई क्लिनिकल कंडीशन का एग्जांपल नहीं दूंगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किन किन सिचुएशन में आपको कैसे कैसे मैनेज करना होता है। सो एनएबीएच जब भी कभी इंस्पेक्शन के टाइम पे आते हैं तो इस पॉइंट पे जरूर फोकस करते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू आपके रिकॉर्ड रजिस्टर में नोट है, नर्स ने हाईलाइटेड की हुई है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई नोट नहीं लिखा है कि क्रिटिकल वैल्यू के केस में उन्होंने क्या किया, क्या कोई मॉनिटरिंग स्टार्ट की या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन दोबारा से सजेस्ट की या फिर आपने उन्होंने कोई स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन सजेस्ट की। अब यहाँ पे AAC 13 पे मैं जाता हूँ डायरेक्टली। ये स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एस्टेब्लिश अ डिस्चार्ज प्रोसेस। डिस्चार्ज प्रोसेस के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। इस स्टैंडर्ड में सबसे पहले पॉइंट पे फोकस करते हैं, द पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस इज प्लान्ड इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट और फैमिली। यहाँ पे उनका फोकस है कि जब भी कभी आप पेशेंट का प्लान करेंगे डिस्चार्ज करने का, तो आप पेशेंट की फाइल में सबसे पहले आप एक टाइम डालेंगे, प्लान टू डिस्चार्ज, टुमारो मॉर्निंग प्लान टू डिस्चार्ज। आप ऐसा कोई एक नोट लिखेंगे या कोई और नोट आप लिख सकते हैं और पेशेंट की फैमिली को या पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे प्रॉपर कि हम इस पेशेंट को या आपके पेशेंट को या आपको हम कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, हमने ऑलरेडी पेशेंट फाइल में नोट डाल दिए हैं, यहाँ पे आपका डिस्चार्ज बन जाएगा। कई बार क्या होता है अस्पताल में डिस्चार्ज प्लानिंग का कोई नोट ही नहीं पड़ा मिलता है, जिसकी वजह से एनएबीएच हमें एक प्रॉपर एनसी दे देता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कवर होगा, द डिस्चार्ज प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग मेडिको लीगल एंड एब्सकॉन्डेड केसेस। हमें दोनों ही केसेस में कई बार कुछ हॉस्पिटल क्या करते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। लाइक डॉक्टर साहब ने सुबह बोल दिया डिस्चार्ज के लिए, नर्स ने फॉलो कर लिया, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर ने उसकी डिस्चार्ज समरी नहीं बनाई, या फिर इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्टें नहीं आई जिसकी वजह से डिले हो गया, या फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर को हमने प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं करा, उन्होंने पेमेंट नहीं जमा करा जिसकी वजह से उनका डिस्चार्ज डिले हो गया। सो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन या किसी भी तरीके की कोई प्रोसेस जो इन्वॉल्व है वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि मेडिको लीगल केस और एब्सकॉन्डेड केस में हमें प्रॉपर तरीके से, अगर मेडिको लीगल केस है तो भी अच्छे से उसकी डिस्चार्ज समरी बनानी चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए बिफोर डिस्चार्ज। हमें डिस्चार्ज करने से पहले हमें, जैसे हम पेशेंट के एडमिशन के समय पे मेडिको लीगल केसेस में इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को, ऐसे ही पेशेंट के डिस्चार्ज के समय पे भी हमें इन्फॉर्म करना होता है। इवन अगर कोई पेशेंट एब्सकॉन्डेड है तो भी उस केस में हमें मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है और उसकी पेशेंट की फाइल में प्रॉपर एक नोट लिख के एब्सकॉन्डेड करके उसे प्रॉपर क्लोज करना होता है। ये नहीं कि आपने ध्यान ही नहीं दिया और उस चीज पे कोई नोट नहीं डाला और किसी को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच फोकस करते हैं कि रिटन गाइडेंस गवर्न द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि लामा के केस में जब भी पेशेंट अपने डॉक्टर के अगेंस्ट में जाके अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराते हैं, उस केस में वो लोग डिस्चार्ज समरी नहीं लिखते हैं या नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये कंप्लीटली गलत है, लीगली इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। आपको एनएबीएच स्टैंडर्ड के तहत और मेडिको लीगल केसेस के तहत जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनके अंतर्गत आपको अपने हर एक मरीज को, चाहे वो लामा के केस में जा रहा हो चाहे वो डीओपीआर के केस में जा रहा हो, आपको अपनी डिस्चार्ज समरी देनी ही होगी। अब लामा के केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रॉपर एक डिटेल डिस्चार्ज समरी नहीं देंगे, हम बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में एक डिस्चार्ज समरी देंगे। डिस्चार्ज समरी में हम मेंशन करेंगे कि हमने उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराई थी और आज की डेट में पेशेंट का स्टेटस क्या है। सिर्फ इतना लिख के हम उसे एक समरी के तौर पे दे देंगे। अगर लामा की फाइल्स में अगर आपको ये चीज मिलती है तो आप एनएबीएच कभी भी आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, बट बहुत सारे हॉस्पिटल में ये चीज नहीं मिलती है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है कि a discharge summary is given to all the patient leaving the organization including the LAMA, means the including patient leaving against medical advice, सबको देनी ही चाहिए आपको डिस्चार्ज समरी। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है द ऑर्गेनाइजेशन अडहेयर टू प्लान डिस्चार्ज। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको डिस्चार्ज करना चाहिए, आपको प्रॉपर प्लानिंग का नोट डालना चाहिए।
प्लानिंग के नोट के साथ में आपको एक तरीके से टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करना चाहिए। क्वालिटी इंडिकेटर भी होता है एनएबीएच का, कि जिसमें कि हमें डॉक्टर साहब ने जिस समय सजेस्ट किया है डिस्चार्ज करने का, उस समय से लेके एक्चुअली डिस्चार्ज समरी बनने तक में कितना समय लगा, हमें ये भी फोकस करना होता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर एक प्लानिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म टू डिफाइन द टाइम फ्रेम फॉर डिस्चार्ज एंड मेक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को कंफर्म करता है और टाइम फ्रेम बनाता है कि हम उन्हें टाइम टेकन फॉर डिस्चार्ज के लिए एक टाइम फ्रेम सजेस्ट कर देते हैं कि हमारे अस्पताल में लगभग डिस्चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम ये पहले से पेशेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं और इस पे हमेशा हम अपनी एनालिसिस करते रहते हैं कि हर महीने इसका हम डेटा कलेक्शन करते हैं और इस पे हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए हम उस पर फोकस करते हैं और हमें हमेशा करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहना चाहिए। यही चीज एनएबीएच आके क्रॉस चेक करता है। नेक्स्ट एएसी 14 में स्पेसिफिकली एनएबीएच फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द कंटेंट ऑफ डिस्चार्ज समरी। एनएबीएच ने स्पेसिफिकली कुछ हेडिंग्स डिफाइन करे हैं कि आपको अपने पेशेंट की डिस्चार्ज समरी में वो चीजें मैनेज करनी ही होंगी, वो चीजें मेंशन करनी ही होंगी। एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 1 को हम फोकस करते हैं, एएसी 14A। एएसी 14A में एनएबीएच कहता है कि डिस्चार्ज समरी इज प्रोवाइडेड टू ऑल द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। सारे ही मरीजों को दी जानी चाहिए डिस्चार्ज समरी। देन एएसी 14B में एनएबीएच कहता है डिस्चार्ज समरी कंटेन द पेशेंट नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये पैरामीटर होने ही चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में एनएबीएच फोकस करता है डिस्चार्ज समरी कंटेन द रीजन फॉर एडमिशन, significant findings, diagnosis and the patient condition at the time of discharge. Then next objective element में NABH focus करता है discharge summary contain information regarding investigations, results, any procedure performed, medication administered और and other treatment given। जो भी ट्रीटमेंट आपने उसे दिया है पेशेंट को, वो चीज भी क्लियरली उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब मोस्टली हॉस्पिटल में जब एनएबीएच इंस्पेक्शन हो रहा होता है तो इसमें से एक आध पैरामीटर हमेशा मिसिंग मिलता है और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कौन सा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है हम ज्यादातर अस्पतालों में मिसिंग दिखाई देता है और उसकी वजह क्या है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एएसी 14E, डिस्चार्ज समरी कंटेन फॉलो अप एडवाइस, मेडिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। सबसे पहले इस पॉइंट पे हमेशा एनएबीएच फोकस करता है और पेशेंट से क्रॉस चेक भी करता है। वो पूछता है पेशेंट से कि आपको जो डिस्चार्ज समरी दी गई है क्या वो आपको किसी ने समझाई है, क्या आपको समझ में आ गई है, इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन एंड में बताएं कि आपको कब दोबारा आना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए हैं। यदि पेशेंट मना कर देता है तो हमें एक एनसी मिल जाती है। तो इसीलिए एनएबीएच कहता है कि डिस्चार्ज समरी कंटेन फॉलो अप एडवाइस, मेडिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन इन अंडरस्टैंडेबल मैनर। अंडरस्टैंडेबल मैनर का मतलब ये है कि वो भाषा जो कि उसको समझ में आती हो। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में एनएबीएच कहता है कि डिस्चार्ज समरी इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हेन एंड हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर। ये मोस्टली हॉस्पिटल में एनसीज मिलती है, नॉन कन्फर्मिटीज मिलती है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल क्या करते हैं कि वो पेशेंट की डिस्चार्ज समरी में इस चीज पे फोकस नहीं करते कि किन किन क्लिनिकल कंडीशन में अस्पताल में मरीज को वापस आना है, वापस आने के लिए किन किन क्लिनिकल कंडीशन का मरीज को पता होना चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन हमें देनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में आपको डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना है या अस्पताल में आके संपर्क करना है, वो मोस्टली नहीं लिखी होती हैं और कैसे संपर्क करना है ये भी नहीं लिखा होता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में इन केस ऑफ डेथ द समरी ऑफ द केस आल्सो इंक्लूड द कॉज ऑफ डेथ। ये भी मोस्टली हॉस्पिटल में क्या होता है कि इस पे हमेशा एनसी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है वो हमेशा एक ही स्टेटमेंट होता है। अब यहाँ पे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा स्पेसिफिकली कि प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ एंड सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ हमेशा अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि अपना एक ही स्टेटमेंट लिख देते हैं, ड्यू टू दी कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के
लिख देते हैं कॉज ऑफ डेथ में, जबकि वो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ तो हो सकता है, बट सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ क्या है? दोनों ही कॉज ऑफ डेथ को स्पेसिफिकली हमें फोकस करना होता है, और एक प्रॉपर डेथ समरी हमें बना के पूरी लिख के पेशेंट की फाइल में रखनी होती है। सारी ही डेथ की फाइलों में एनएबीएच आके ये चीज देखता है कि डेथ समरी लिखी है या नहीं। अगर नहीं लिखी मिलती है, और अगर डेथ समरी लिखी है बट प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ एंड सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ दोनों अगर कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखे तो भी एनएबीएच आपको एक एलसी दे देता है। सो डिस्चार्ज समरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किन किन हेडिंग्स को फोकस करते हैं और किस तरीके से चीजों को देखा जाता है। और डिस्चार्ज समरी में लैंग्वेज को लेके पेशेंट की बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है, और मरीज का इंटरव्यू भी किया जाता है कि जिस लैंग्वेज में मरीज को जिस भाषा में मरीज को समझ में आता है कि आपने उस भाषा में उस मरीज को समझा दिया है कि किन किन बातों का उसे ध्यान रखना है। डेथ समरी के केस में हमेशा कॉज ऑफ डेथ आपको मेंटेन करनी ही होती है, मेंशन करनी ही होती है, और आपको प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ जरूर लिखना होता है। डिस्चार्ज समरी शैल आल्सो बी गिवन टू द पेशेंट। हमें हमेशा मरीज के साथ वाले को डिस्चार्ज समरी हमेशा देनी चाहिए। who wish to leave the against medical advice or seek treatment elsewhere। जो लोग अपने मरीज का इलाज आपके अस्पताल में नहीं कराना चाहते आगे, और वो किसी और अस्पताल में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के केस में, मतलब लामा के केस में, आपको सारे मरीजों को डिस्चार्ज समरी देनी होती है। थैंक यू।